हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो क्या आप लोग सीटेट एसएसटी की प्रिपरेशन के लिए अभी भी केवल और केवल ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं? तो संभल जाइए, क्योंकि आयोग के द्वारा आरटीआई के माध्यम से आरटीआई का जवाब देते हुए बताया गया है कि ओल्ड एनसीईआरटी के साथ साथ न्यू एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम क्लास 6 हिस्ट्री, जो कि हमारी नई एनसीईआरटी है, उसके टॉप 200 एमसीक्यूज लेकर के आए हुए हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ा फैक्चुअल रहेगा आज का सेशन, तो आप लोग देखिए कि आप लोगों ने जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उन्हें भी पढ़ी हैं कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि लिखा है एक वीडियो में क्लास, तो हाँ, एक वीडियो में लगभग सारे सेगमेंट्स को हमने कवर किया है। पहला क्वेश्चन देखें, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है। कह रहे हैं कि पुरातत्व के साथ साथ मानव इतिहास के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसका आधुनिक वैज्ञानिक स्रोत के रूप में यूज किया जाता है। ऑप्शंस देखिए, ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी, दूसरा है आनुवांशिकी यानी डीएनए या जेनेटिक्स, तीसरा देखिए हस्तरेखा शास्त्र या फिर अंक शास्त्र। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो नई एनसीईआरटी के हिसाब से उत्तर है वो हो जाएगा जेनेटिक्स या डीएनए यानी आनुवांशिकी या डीएनए। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लिए अक्सर किस नए नाम का उपयोग किया गया है। देखिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते थे। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें ये बातें बताई गई हैं कि जब खुदाई हुई थी तो जो हड़प्पा नगर है सबसे पहले वही खोज में आया था। इसी वजह से उस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन नई एनसीईआरटी ने एक नया नज़रिया दिया है आपको भारत के इतिहास को समझने के लिए, और उसमें इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। चेंज मतलब ऐसा नहीं कि हड़प्पा सभ्यता नहीं कहा जाएगा, आप कहिए हड़प्पा सभ्यता, लेकिन आपको फोकस रहना है जो नया नाम है उस पे। ठीक है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता तो अलग ही एक टॉपिक बन जाता है, तो ये नहीं होगा। फिर देखिए इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो आप समझ रहे हो कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो अपने यहाँ की है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। लास्ट देखिए गंगा घाटी सभ्यता। तो जो लोग एग्जैक्टली पढ़े नहीं हैं इस पॉइंट को ना, वो लोग सोच रहे होंगे आजकल जिस तरह का हमारे देश में माहौल है, हो सकता है इसका नाम वैदिक सभ्यता हो गया हो। तो नहीं, वैदिक सभ्यता नहीं होगा और गंगा घाटी सभ्यता भी नहीं होगा। इसका जो सही नाम है ये हो जाएगा इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इट मीन्स सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इस बात को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि नई एनसीईआरटी ने आपको भारत देश को समझने का एक नया नज़रिया, एक नया नाम दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। कह रहे हैं कि किस प्राचीन ग्रंथ में भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में बताया गया है। यानी कि जो भारत की स्थिति है वो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है। तो आप समझ रहे हैं ना कैसे ये बातें कह रहे हैं। सपोज दैट ऐसे तो मैप बनाएंगे तो फिर लोग कहेंगे बताओ इंडिया का मैप भी गलत बना रहे। तो हालांकि दक्षिण भारत का ही मैप मुझे बनाना आता है। सपोज दैट ये उत्तर का हिमालय है, ठीक है, क्योंकि मुझे उत्तर भारत वाला मैप थोड़ा समझ नहीं आता, बनाना नहीं आता। तो ये हमारा उत्तर का हिमालय है। हमने आपको कई बार बताया अपने वीडियोस में कि जो हमारा भारत देश है वो प्रायद्वीप कहलाता है, दक्षिण वाला हिस्सा। क्यों? क्योंकि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। कैसे? इधर हमने आपको बताया बे ऑफ बंगाल है, यहाँ है अरेबियन सी, और यहाँ आपको हमने बताया है यहाँ है इंडियन ओशन। क्या है? इंडियन ओशन, यानी कि क्या है? इंडियन ओशन। ठीक, तो ये 3 जल राशियां हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो भारत की स्थिति है, ये पूरा का पूरा एरिया भारत है जो कि हिमालय के दक्षिण में है, और ये जो ओशन है यानी कि समुद्र के उत्तर में है। समझ तो आ गया ना कि हाँ इसकी जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट है तो यहाँ, लेकिन आपको बताना है कि आखिर ये किस ग्रंथ में बताया गया है। ठीक है, ये चीज़ें ना आपको ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, ये न्यू एनसीईआरटी में है। ऑप्शंस देखिए, क्या ये ऋग्वेद में बताया गया है, क्या यह विष्णु पुराण में बताया गया है, या फिर अर्थशास्त्र या रामायण। अब जब आपसे कह रहे हैं कि ये कोई मतलब कि प्राचीन ग्रंथ होगा, तो क्या ये अर्थशास्त्र इतना प्राचीन है? नहीं ना,
लेकिन हाँ, अन्य जो है जैसे ऋग्वेद, विष्णु पुराण, रामायण, ये सभी प्राचीन है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा विष्णु पुराण। क्या हो जाएगा? विष्णु पुराण। तो जो विष्णु पुराण है उसमें हमारे भारत देश की भौगोलिक स्थिति को बताया गया है कि ये हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हुए लाइव चैट में इसका उत्तर देते रहिए। मैं लाइव चैट में एक्टिव हूँ। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कोई घटना कितने सालों पहले मतलब हुई थी, इसकी गणना के लिए कौन सा सूत्र है यदि तिथि ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट एरा में हो तो। ठीक है, ये जो BCE है इसी के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं BCE प्लस CE, दूसरा देखें BCE प्लस CE -1, तीसरा देखिए BCE माइनस CE, और चौथा देखिए CE माइनस BCE प्लस 1। अब देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है ना, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ओल्ड NCERT थी उसमें क्या था, उसमें 3 किताबें अलग अलग लगती थी, जिसमें एक इतिहास की थी जिसे हम लोग अतीत पार्ट 1 कहते थे, दूसरा हमारा जो ज्योग्राफी था वो था, और तीसरा था सिविक्स। अभी क्या हुआ है, अभी मतलब ये सारी की सारी किताबों को एक ही किताब में कंपाइल कर दिया गया है, थीम बेस्ड चीज़ें बता दी गई हैं। मतलब अब ना ये नहीं है कि आप ये इतिहास का सेगमेंट है, दूसरा ज्योग्राफी का है, तीसरा इसका है, नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब टोटल आपको 5 थीम दी गई है एक पुस्तक में, और वो जो 5 थीम है उसको देखिए किस पे है वो आधारित। तो जो पहला थीम है वो है भारत और विश्व, यानी कि भूमि और लोग। तो ये पढ़ के ही आपको समझ आ रहा है कि ये ज्योग्राफी का सेगमेंट है। तो आप जब नई वाली NCERT को स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक केवल और केवल ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है। और इंडिया की ज्योग्राफी में ना मतलब बहुत कुछ नए नए पॉइंट्स आए हुए हैं। जैसे आप देखिए, पहले क्या माना जाता था कि अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि कौन सी कंट्री कहाँ पे स्थित है, तो आपको लंदन की जो ग्रीनविच रेखा है वहाँ से उसको देखना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो नया वाला मतलब नई वाली NCERT आई है उसमें बता दिया गया है कि भैया जो ग्रीनविच रेखा है उसके पहले ही, मतलब उससे बहुत पहले ही हमारे यहाँ भारत देश में अपनी खुद की मतलब कि वो रेखा थी जो कि भारत की रेखा थी, और उसको कहाँ से वो गुजरती थी, उज्जैन से। ठीक है, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है जो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में बन सकता है कि लंदन की ग्रीनविच रेखा के बहुत पहले ही भारत की अपनी एक रेखा थी जो कि उज्जैन से गुजरती थी। ठीक है, और दूसरा जो थीम है वो है अतीत का ताना बाना। अब इसमें तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि ये एकदम पूरी तरह से हिस्ट्री पे फोकस्ड है। इसमें आपको इतिहास मतलब कि भारत देश की क्या मतलब उसका इतिहास रहा है वो भी बताया गया है, कैसे आप इतिहास को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे वो बताया गया है, साथ में जो इंडिया का कल्चर रहा है वो बताया गया है। इसी में आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन धर्मों के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, एक बहुत ही नया टॉपिक ही जोड़ दिया गया है और वो हमारा थीम 3 में आता है, हमारी सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपरा। ठीक है, तो ये पूरी तरह से हमारे कल्चर पे फोकस है। चौथा है शासन और लोकतंत्र, तो ये सिविक्स है। अब इसमें आपको ना सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो जो स्थानीय शासन है, स्थानीय जो प्रशासन है उस पर फोकस किया गया है, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो। ठीक है, और फिर आता है 5वां, और ये एकदम नया जोड़ दिया गया है, आर्थिक जीवन। क्योंकि इसके पहले आप देखिए तो जो हमारी क्लास 6 की बुक थी उसमें कम से कम जो इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो देखने को नहीं मिलती थी। ज्योग्राफी में क्लास 8 की जो ज्योग्राफी है उसमें प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी तीनों सेक्टर के बारे में चीज़ें बताई गई थी, जो कि भी कल ही मैंने कवर किया है एक कंप्लीट नोट्स के माध्यम से। लेकिन क्लास 6 में ये सारे पॉइंट्स नहीं थे। अभी देखिए क्लास 6 में ये एक नया पॉइंट जोड़ दिया गया है। तो आपको ना क्लास 6 को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। हालांकि अब मैंने स्टार्ट कर दिया है नई NCERT को, तो मैं प्रयास करूंगी कि सारे के सारे जो कोर चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड कराऊं विथ MCQ। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है कि कैसे जो ओल्ड NCERT है उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है हमारी नई NCERT। ठीक है, चलिए, तो वहीं से ये जो चीज़ें हैं ये भी प्रेरित हैं कि भैया कुछ नया जानो, पुराना पे ही कहे ईसा पूर्व और ईसवी पे ही मत अटको। अगर आप जो तिथियों की गणना करना चाह रहे हो तो उसको ना एग्जैक्ट देखो कि मतलब हाँ आज से इतने हजार साल पहले, मतलब एग्जैक्ट आप कह सकते हो कि आज से जैसे गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है आज से 2563 साल पहले हुआ है, या फिर और किसी साल पहले हुआ है, मतलब एग्जैक्ट आप जान सकते हो। इस तरह से तिथियों की गणना करने की बात हमारी नई NCERT में दी गई है, जो कि हमारी ओल्ड NCERT में इस तरह के जो प्रोविजंस थे वो नहीं थे। ठीक है, चलिए, हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, जब आप
एक बार अगर रीड करिएगा जो नई एनसीईआरटी है तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। हालांकि मैंने मतलब पहले ही करवा के रखा हुआ है, मैं सोच रही हूँ उसको कंपाइल करके दे दूँ। जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा कि हाँ उन्हें पढ़ना है लाइन टू लाइन, वो पढ़ लेंगे, जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो छोड़ देंगे, मुझे कोई इशू नहीं है। तो इसका सही उत्तर एकदम हो जाएगा बी वाला, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, और यहाँ क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भूवैज्ञानिक समय रेखा है इसके अनुसार पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था। बहुत प्यारा सा चित्र हमारी नई एनसीईआरटी में दिया गया है। ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं 2.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि आज से 2.5 अरब वर्ष पहले। दूसरा देखिए 4.54 अरब वर्ष पहले। तीसरा कह रहे हैं कि आज से 10,000 साल पहले, और चौथा है आज से 10 लाख साल पहले। अब इतना तो हम लोगों को समझ है ही कि जो हमारी पृथ्वी है उसका निर्माण अरब वर्ष पहले हुआ होगा, लेकिन एग्जैक्ट कितना अरब दिया गया है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, ठीक है, ये एकदम सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उस चित्र को मैंने आपके लिए लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि जो हमारी पृथ्वी है वो आज से 4.54 अरब वर्ष पहले निर्मित हुई, ठीक है। उसके बाद कैसे मानव का जो इतिहास है वो भी आपको देखने को मिलेगा, और आप देखेंगे कि मानव की उत्पत्ति धरती पे बहुत बाद में हुई है, और जब से मानव आया है उसके पहले के जो जीव जंतु थे उनको वो एकदम खत्म कर चुका है। आप सोचिए अगर नेचर ने कहीं मतलब जब वो पृथ्वी बनी उसके जस्ट बाद ही इंसान को बना दिया होता तो शायद आज इंसान के अलावा इस धरती पे आपको अन्य जो जीव जंतु हैं वो मिल ही ना रहे होते। तो उसके बाद देखिए आज से कितना मतलब कि सबसे पहले क्या बना, पृथ्वी के बनने के बाद क्या बना है, क्या इंसान बना है, नहीं, पहली जो है कोशिका बनी, ठीक है, प्रथम कोशिका का निर्माण हुआ। उसके बाद अब देखिए कभी कभी ना आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए हमारी पृथ्वी पे पहले जो है ऑक्सीजन आई या फिर पहले जीव जंतु आए। तो ध्यान रखिएगा पहले जीव जंतु आए, जैसे आप देखिए पहले प्रथम कोशिका आई, उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि हमारी धरती पे हमारे वातावरण में ऑक्सीजन आया। तो लोग मतलब ये सोच सकते हैं ना कि ऑक्सीजन नहीं रहता था तो कैसे लोग जीवित रहते थे। तो ऐसे बहुत से सूक्ष्म जीव रहे होंगे जो भाई बिना ऑक्सीजन के जीवित रहे होंगे। हाँ, उनके आने से फिर ऑक्सीजन बनी, ठीक है, उनके आने से फिर जो ऑक्सीजन है वो उत्पत्ति हुई, और फिर धीरे धीरे अन्य जो जीव जंतु हैं उनकी भी उत्पत्ति होना स्टार्ट हुई। उसके बाद देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए पहली कोशिका बनने के बाद वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो कब देखने को मिला, तो आज से 2.33 अरब साल पहले। डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन सकता है, इस चित्र को छोड़ के जाइएगा नहीं आप। उसके बाद आप देखिए फिर पहला जो जीवाणु है वो आया, क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद देखिए स्पंज और कवक आए, और यहाँ देखिए फिर उसके बाद जो प्रवाल हैं वो आते हैं, और प्रवाल देखने में कितने प्यारे लगते हैं। फिर देखिए और ये भी जाने रहिए कि ये जो जीवाणु है ना, ये जो जीवाणु है, एक सेकेंड, ये जो जीवाणु है ये आज से 1 अरब साल पहले हमारी धरती पे इनका उद्भव हुआ है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये जो ब्लू कलर एकदम डार्क ब्लू में चीज़ें दिख रही हैं ये करोड़ों साल पहले की बात हो रही है। जैसे आप देखिए आज से 700 करोड़ साल पहले हमारी धरती पे जो प्रवाल हैं वो आते हैं, ठीक है। आज से 500 साल पहले फिर कुछ और जो जीव जंतु हैं वो आते हैं, जैसे देखिए जो मछली है कशेरुकी वो, और उसके बाद फिर शार्क आई। आज से 300 करोड़ साल पहले जो सरीसृप है यानी कि जो डायनासोर थे वो हमारी धरती पे विचरण कर रहे थे, और उसके बाद फिर पक्षी आए, स्तनपायी आए, और साथ में फिर आज से 100 करोड़ साल पहले जो मधुमक्खियां हैं, ठीक है, और जो फूल वगैरह हैं उनकी उत्पत्ति हुई हमारी धरती पे, ठीक है। फिर आप देखिए जो मानव है उनका इतिहास शुरू होता है कब, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मात्र और मात्र, तो आदि मानव बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मात्र और मात्र 1 करोड़ साल पहले हमारी धरती पे इनका उद्भव होता है, ठीक है। तो सोचिए मात्र 1 करोड़ साल पहले आए, और धीरे धीरे इनका जब डेवलपमेंट हुआ तो डेवलपमेंट होते होते इन लोगों ने इन सब में पता नहीं कितने ही जो जीव जंतु हैं उन सबको निस्तो नाबूद कर दिया इस धरती पर से, ठीक है। उसके बाद फिर जो अग्नि की खोज है वो कब हुई, तो आज मात्र और मात्र 10 लाख साल पहले। कब, आज से 10 लाख साल पहले जो मानव है, नियादी मानव है, उनके द्वारा अग्नि की खोज की जाती है। और उसके बाद 3 लाख साल पहले आप देखिए जो होमोसेपियंस हैं, यानी कि जहाँ से माना जाता है कि जो बौद्धिक विकास वाला मानव है उनकी उत्पत्ति होती है, वो कब आए, तो मात्र और मात्र आज से
3 लाख साल पहले आए। और उसके बाद फिर लेखन परंपरा वगैरह आपको देखने को मिलेगी आज से 6500 साल पहले की। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पृथ्वी पर जो जीवन है, यानी कि जो जीवन के विकास या जीवन के उद्भव के चरण रहे हैं, उनको हमने देखा समय रेखा के हिसाब से। इस चित्र को आपको 1 बार 2 बार 3 बार देख करके अपने दिमाग में बिठा लेना है। डायरेक्ट इससे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सीटेट का इतिहास रहा है कि वो क्रोनोलॉजी टाइप के क्वेश्चंस खूब बनाता है भर भर के, तो इसको आप एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो नेचर भी सोच रहे होंगे कि भगवान मैंने कैसे इस स्पीसीज को बना दिया इस धरती पर। वो भी अपनी इस संरचना पर, अपनी इस क्रिएटिविटी पे थोड़ा पछतावा कर रहे होंगे कि क्यों मैंने आखिर इंसानों को बनाया। ठीक है, चलिए यहाँ आपसे बता रहे हैं कि आपको विज्ञान की कक्षा में पता चलेगा कि पृथ्वी का एक बहुत ही लंबा इतिहास है, जिसमें से जो मानवों का इतिहास है वो सबसे छोटा और नवीनतम है। ठीक है, तो छोटा और नवीनतम है तब हम लोगों का ये इतिहास है। अगर कहीं बहुत पुराना होता, जब पृथ्वी बनी उसी के साथ मानव आते, तब तो फिर केवल मानव ही मानव होते या तो पृथ्वी ही ना होती इस समय। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ कह रहे हैं कि ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा यानी कि सभी नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है? ऑप्शन देखिए, क्या ये गंगा नदी है? बिल्कुल नहीं। यमुना को भी नहीं कहा गया है, सरस्वती या फिर सिंधु को? बताइए किसको कहा गया है? नदीतमा, मातेतमा, बताइए किसको कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, सरस्वती नदी को कहा गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर देखिए, कह रहे हैं कि भरत नाम का सबसे पुराना उल्लेख ऋग्वेद में किस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए मिलता है? बताइए। कह रहे हैं दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी भारत या फिर सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत। ऑप्शंस के हिसाब से आपको सही उत्तर देना है। कुछ लोग कहते हैं मेरी स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा मैं प्रयास कर रही हूँ कि थोड़ा स्लो स्लो करूँ, ताकि आप लोग भी क्वेश्चंस को पढ़ करके उसका उत्तर दे सकें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत। और ये उत्तर पश्चिम मतलब इस साइड की बात हो रही है, जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, या ये कहें कि जहाँ पे जो सिंधु नदी है उसका मतलब कि आज भी आपको सिंधु नदी जहाँ पे देखने को मिलेगी वो। ठीक है, तो भरत नाम का जो सबसे पुराना उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है वो उत्तर पश्चिम भारत में रहने वाले लोगों के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के संदर्भ में जो धौलावीरा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, धौलावीरा को किस लिए जाना जाता है? क्या ये पत्थर के विशाल जलाशय के लिए जाना जाता है, या फिर लोहे के औजार के लिए, या रेशम के उत्पादन के लिए, या फिर पिरामिड के लिए? बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लार्ज स्टोन वाटर रिजर्वायर्स, यानी कि पत्थर के विशाल जलाशय के लिए जाना जाता है धौलावीरा को। और इस बात को याद रखिएगा, ये हमारी ओल्ड एनसीईआरटी में पॉइंट नहीं दिया गया है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि इनमें से किसे इतिहास का प्राथमिक स्रोत नहीं माना जाता है? बताइए, हिस्ट्री का जो प्राइमरी सोर्स है वो कौन सा नहीं है? पहला देखिए अभिलेख, सिक्के, लोक कथा और कहानियां, और चौथा है आधुनिक समाचार रिपोर्ट। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा मॉडर्न न्यूज़ रिपोर्ट्स। ये प्राइमरी सोर्स नहीं है, बाकी जो अभिलेख है किसी ना किसी के द्वारा लिखवाए गए अभिलेख, वो उनका ही अभिलेख है, तो वो प्राइमरी सोर्स होता है। जो कॉइन्स हैं वो भी प्राइमरी सोर्स हैं, और जो कहानियाँ हैं ये भी प्राइमरी सोर्स ही हैं। लेकिन जो मॉडर्न न्यूज़ रिपोर्ट वगैरह है ना, ये आपको प्राइमरी सोर्स में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि चलो आपको मिलान करना है। ठीक है, क्या मिलान करना है कि निम्नलिखित का मिलान करिए। एक साइड सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल दिया गया है, ठीक है, अब तो उसको सिंधु सरस्वती सभ्यता आप कहिए, और दूसरी साइड उसकी विशेषताएं दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राखीगढ़ी, लोथल और कालीबंगा। कुल मिलाकर के कौन से स्थल से किसकी खोज हुई है, क्या मिला है, ये आपको मिलान करना है। हम सब जानते हैं कि जो गोदीवाड़ा था वो लोथल में मिला है। क्या मिला है? लोथल में। गोदीवाड़ा इट मीन्स जो बंदरगाह शहर है वो लोथल को कहा जाता है। राखीगढ़ी की यदि हम बात करें तो भारत देश की सीमा के भीतर स्थित सबसे बड़ा जो स्थल है वो राखीगढ़ी है। ठीक है, और बचा कालीबंगा, तो यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात 1 का बी हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा और 3 का सी। ठीक है, 3 का सी हो जाएगा। तो देखते हैं कहाँ पे है ये। तो राखीगढ़ी इट मीन सबसे बड़ा स्थल, तो 1 का देखिए बी और 1 का बी, 2 जगह दिया है, तो इन दोनों को हटाइए आप। लोथल का हमने बता दिया गोदीवाड़ा, तो 2 का ए और 2 का ए ये मिल गया। ऑप्शन बी जो है एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन ग्रंथों में जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यह आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है,
कौन कौन सा ऑप्शन है? प्रशांत महासागर का एक द्वीप, दूसरा है भारतीय उपमहाद्वीप, तीसरा है केवल श्रीलंका और चौथा है एक विशिष्ट पर्वत। बताइए क्या होगा? तो अगर आप लोगों ने उत्तर रामचरितमानस देखा होगा, क्योंकि खूब विख्यात है, हम लोगों के यहाँ टीवी शोज में बहुत चला वो, तो उसमें जब लव कुश आते हैं अयोध्या में और माता सीता की कहानी सुनाते रहते हैं, माता सीता की, इट मीन्स ये कहें कि जब उनको कथा कहने के लिए भगवान राम के दरबार में बुलाया जाता है, तो फिर जब वो कहानी शुरू करते हैं, राम जी की कहानी कहना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें वो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि भारतवर्ष से जम्बू द्वीपे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। तो ये जो जम्बू द्वीप है, ये हमारे भारत देश के लिए यूज किया जाने वाला शब्द है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्राचीन ग्रंथों में जो जम्बू द्वीप है, ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए यूज किया जाता था, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहे हैं कि हड़प्पा की मुहरों में प्रयुक्त लिपि को क्या कहा जाता है? पहला कह रहे हैं वर्णमाला आधारित, चित्रलिपि, ब्राह्मी या फिर देवनागरी। बताइए क्या हो जाएगा? तो आज तक जो हड़प्पा की लिपि है वो पढ़ी नहीं जा चुकी, मतलब पढ़ी नहीं गई है। इसके पीछे का कारण क्या है? लोग उसको ना मतलब जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या इन लोगों ने लिखा है। और चूंकि लिपि है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उन लोगों ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। हाँ, उनकी अपनी लिपि है जो आप पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये था पिक्टोग्राफी। कई सारे चित्र मिले हुए हैं जिससे उनके द्वारा कुछ तो लिखा गया है, लेकिन आज तक उसको कोई मतलब कि क्या था ना, डिकोड नहीं कर पाया है। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा चित्रलिपि यानी कि पिक्टोग्राफिक। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ से पूछ रहे हैं कि आदि मानव के द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, बी वाला हो जाएगा, मतलब कुत्ते का जंगली पूर्वज। आगे देखिए, यहाँ से पूछा जा रहा है कि महापाषाण यानी कि मेगालिथ्स का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता था? ओल्ड एनसीईआरटी में बहुत कम ही इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। पहला देखिए, ऑप्शंस देखिए, कह रहे हैं महल बनाने के लिए, दूसरा कब्रिस्तान या दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए, तीसरा है डैम बनाने के लिए और चौथा है सजावट के लिए। बताइए, जो महापाषाण है यानी कि जो मेगालिथ्स है, इनका यूज किन के लिए किया जाता था? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कब्रिस्तान या दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए। वैसे मैं स्लो कर रही हूँ ना, तो मेरा फ्लो नहीं बन पा रहा है, मेरी आदत है मतलब स्पीड में कराने की। चलिए, फिलहाल के लिए प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि जो व्यूवर्स हैं उनकी डिमांड भी देखनी पड़ती है। कह रहे हैं कि पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किस काल के दौरान किया गया था? ऑप्शन देखिए, वैदिक काल, गुप्त काल, मौर्य काल या फिर ब्रिटिश काल। बताइए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये जो पंचतंत्र की कहानियां हैं पंडित विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई हैं और इनका जो संकलन है वो गुप्ता टाइम पीरियड में मतलब किया गया था, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा कि गुप्ता टाइम पीरियड में इनका संकलन किया गया है। आगे देखेंगे, कह रहे हैं कि किस क्षेत्र को सप्त सैंधव कहा जाता था? बताइए, क्या ये 7 द्वीपों का जो क्षेत्र है उसको, या फिर 7 नदियों का क्षेत्र, या फिर 7 पर्वतों का क्षेत्र, या फिर 7 राजाओं का क्षेत्र? बताइए, जो सप्त सैंधव प्रदेश है ये किसको रिलेट करता है? हमारे पास जो ऑप्शन है इसी के माध्यम से आपको बताना है। तो बस 7 नदियों का जो क्षेत्र है इसको कहा जाता था सप्त सैंधव प्रदेश या सप्त सैंधव क्षेत्र। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो हम सब जानते हैं कि हमारा प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, जो कि आज से 3500 साल पहले संकलित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, यद्यप जो न्यू एनसीईआरटी है वो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है, लेकिन आज तक का जो इतिहास रहा है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि 2024 में जो एग्जाम हुआ था लोगों को पता नहीं है, लेकिन 2024 के एग्जाम में नई एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन बना हुआ है। अब वही दरअसल क्वेश्चन सामने ही आ गया है, यही वाला क्वेश्चन बना था, ठीक है। एक ये क्वेश्चन बना है, एक और क्वेश्चन है जो आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नई एनसीईआरटी से क्वेश्चंस जो भी आज तक बने हैं वो थोड़ा फैक्चुअल टाइप के ही हैं, इस वजह से मैंने फैक्ट बेस्ड जो चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। बाकी जो कंसेप्ट वगैरह है, अब चूंकि हम लोग ना डेली क्वेश्चंस वगैरह करते रहेंगे तो उसके माध्यम से सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक क्लास 8 ज्योग्राफी पूरा मतलब टॉपिक 1 से लेकर के लास्ट टॉपिक तक एक ही वीडियो में नहीं देखा है, तो हमने अभी कल ही शाम को उस वीडियो को अपलोड किया है, उसको आप देख लीजिए। क्लास 8 ज्योग्राफी आपका एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है, 3.5 घंटे की है।
पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा, साथ में उससे किस टाइप के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको समझ आ जाएगा, तो उसको मिस मत कीजिए। इसको देखिए, ये क्या मतलब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे कि प्रारंभिक इतिहास के संदर्भ में BCE का अर्थ क्या है। ऑप्शन देखिए, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर सेंट्रल एरा, या फिर ब्रिटिश कॉमन एरा। बताइए क्या हो जाएगा, और ये PYQ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे पांडुलिपियां आमतौर पर किस सामग्री पर लिखी जाती थी। बताइए, क्या ये कागज पर लिखी जाती थी? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कागज की खोज तो बहुत टाइम बाद चाइना के द्वारा की गई है, और पांडुलिपियां हमारे पास जो है वो बहुत प्राचीन है, तो ये तो नहीं होगा। कह रहे पाम लीफ और बिर्च बार्क, ठीक है, यानी कि ताड़ के पत्ते या हिमालयी भूज नहीं कहते इसको, दरअसल भुर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुर्ज की, मतलब जो पेड़ है उसकी छाल पे, तो बस यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है एकदम सही हो जाएगा कि ताड़ के पत्ते या हिमालयी भुर्ज के जो पेड़ हैं उनकी छाल पे लिखी गई हैं। फिर देखिए, प्लास्टिक वगैरह तो उस टाइम पे थी ही नहीं। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि DNA एनालिसिस यानी DNA विश्लेषण का उल्लेख किसको खोजने के लिए किया जाता है या किसके लिए किया गया है। ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं भविष्य की भविष्यवाणियां। दूसरा देखिए, मानवों का प्रवासन और वंश। तीसरा, खास मतलब जो खाए गए खास प्रकार के भोजन है वो, या फिर महासागरों की गहराई। तो बताइए, जो DNA विश्लेषण है इसका उल्लेख किसके लिए किया जाता है? तो बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि मानवों का प्रवासन और वंश, यानी ऑप्शन बी, माइग्रेशन एंड एंसेस्ट्री ऑफ ह्यूमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि द साइट ऑफ बुर्ज होम, ये जो बुर्ज होम स्थल है, आपको बताना है कि अभी ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं या फिर ये किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखिए, गर्ता आवास यानी कि जमीन के नीचे घर बनाना, जो गड्ढे बना करके घर बनाए जाते थे वो, या फिर यहाँ पे बहुमंजिला इमारत मिली है ये, या फिर लोहे के कारखाने, या फिर कॉटन मिल्स। बताइए, तो जाहिर सी बात है पिट हाउसेस यानी कि जो गर्ता आवास हैं, जमीन के नीचे जो घर हैं, वो आपको कहाँ से मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा शहर 3 भागों में डिवाइड था। ऑप्शन देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, या फिर लोथल। तो ये हो जाएगा हमारा धौलावीरा। ऑप्शन सी एकदम सही है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो धौलावीरा शहर है वो 3 भागों में डिवाइड था। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि गेरुए रंग के जो मृत भांड हैं ये किस काल से रिलेटेड है। जरा अंग्रेजी वाले बताएं तो इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे, हिंदी में लिख के बताइएगा, देवनागरी लिपि में। बताइए, ऑप्शंस क्या है? आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न एज। दूसरा देखिए, कॉपर एज यानी ताम्र पाषाण काल या प्रारंभिक वैदिक काल। तीसरा देखिए, मुगल एज या फिर स्टोन एज। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो गेरुए रंग के जो मृत भांड हैं वो किस काल से रिलेटेड हैं ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ताम्र पाषाण काल या फिर प्रारंभिक जो वैदिक काल है वो। आगे देखिए, कह रहे हैं कि इन एंशियंट इंडिया, गण की जो बात है उसकी मतलब बात कर रहे हैं कि गण और संघ रिफर्ड टू, यानी कि प्राचीन भारत में गण या संघ का तात्पर्य क्या था ये आपको बताना है। पहला, कई शासकों वाली सरकार का एक रूप, या फिर एकमात्र निरंकुश शासक, या फिर एक धार्मिक वन, और चौथा है कि एक प्रकार का हथियार। तो गण या संघ की बात हो रही है, हमने पहले भी देखा हुआ है वज्जी संघ, याद आ रहा है कि नहीं, शाक्य गण से संबंधित थे गौतम बुद्ध। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। तो कई शासकों वाली सरकार का ये एक रूप था, ठीक है, और माना जाता है कि जो वज्जी संघ है वहाँ पे लोकतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? वर्धमान महावीर। तो अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो ये नहीं होंगे, इनके द्वारा तो जैन धर्म को जो वास्तविक संस्थापक हैं माना जाता है कि वर्धमान महावीर थे। दूसरा देखिए, सिद्धार्थ, या जिनको आगे चल के गौतम बुद्ध कहा गया, या फिर अशोक या बिंदुसार। तो ध्यान रखिएगा सिद्धार्थ हो जाएंगे, ठीक है, गौतम बुद्ध। आगे देखिए, कह रहे हैं कि मगध किसके कारण सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन पाया था। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जो उसको सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद बनने में हेल्प करी हैं। ऑप्शन देखिए, परिवहन और जलापूर्ति। तो हाँ भैया, वहाँ नदियों का जो है बढ़िया प्रवाह था, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लोग जल से यात्रा करके आराम से आ जा सकते थे। फर्टाइल, उपजाऊ भूमि थी। तो हाँ, जब नदियों के संगम पे कोई स्थान होता है तो वहाँ पे दोआब माना जाता है, और अक्सर वहाँ की जो भूमि होती है वो उपजाऊ होती है।
हथियारों के लिए लौह अयस्क की खदान, तो हाँ ये बात भी सही है, वहाँ पे लोहे की खदान जो है वो मिल जाती थी, तो वहाँ से लोग ला करके बढ़िया आराम से लोहा से तलवार वगैरह एकदम धारदार बना लेते थे, और भारत देश की तलवारें विश्व में प्रसिद्ध थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। फिर देखिए कह रहे हैं कि प्राचीन उत्तर भारत में जो ग्राम भोजक हैं वो कौन थे। ऑप्शन देखिए, गांव के मुखिया, या फिर दूसरा है एक साधारण से किसान, या बुनकर, या फिर नर्तक। तो बताइए जो ग्राम भोजक शब्द है वो किन के लिए यूज किया जाता था, हमारे नॉर्थ इंडिया के लिए। ऑप्शन देखिए, मतलब ऑप्शन तो बता दिए हैं, डायरेक्ट उत्तर देखिए, तो ये हो जाएंगे गांव के मुखिया, यानी कि विलेज हेडमैन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का, कह रहे हैं कि संगम साहित्य की रचना किस लैंग्वेज में हुई है। बताइए क्या ये संस्कृत में है, तमिलनाडु मतलब तमिल लैंग्वेज में, हिंदी में, या फिर पाली में। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि ये तमिलनाडु से रिलेटेड है और वहाँ जाहिर सी बात है पाली, पाली, हिंदी, संस्कृत ये सब तो चलने वाले हैं नहीं, तो ये हो जाएगा तमिल। ठीक है, तो जो संगम साहित्य की रचना हुई है वो तमिल लैंग्वेज में हुई है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए कमेंट करके बताइए कि जो पहला संगम हुआ था, ठीक है, उसमें अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने कलिंग युद्ध के बाद अपना युद्ध करने का जो काम है उसको त्याग दिया, और फिर जाहिर सी बात है कि भगवान लीन हो गए और बौद्ध धर्म को अपना लिया। बताइए क्या चंद्रगुप्त मौर्य थे, नहीं, बिंदुसार, अशोक, या फिर बृहदत्त। ठीक है, बताइए, अशोक हो जाएंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, तो एक ऐसा शासक जिसने युद्ध का त्याग किया। तो धम्म संस्कृत के किस शब्द का प्राकृत रूप है यह आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, क्या ये कर्म है, नहीं, धर्म है, या फिर दान है, या सत्य है। क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ आपसे कह रहे हैं कि रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट पर सबसे अधिक या सबसे प्रभावी ढंग से किस राजवंश ने नियंत्रण किया था, यह आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, मौर्य, कुषाण, गुप्ता, या फिर चोल। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा। जाहिर सी बात है कुषाण, और हमने आपको बताया हुआ है पहले भी कनिष्क। ठीक है, कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क, इनके द्वारा रेशम मार्ग जिसको सिल्क रूट कहा जाता है उस पर सबसे प्रभावी ढंग से मतलब कि शासन किया गया, या ये कहे कि नियंत्रण किया गया, मार्ग पे कौन सा शासन करना है। यहाँ देखिए राजा हर्षवर्धन की जीवनी जो हर्षचरित नाम से जानी जाती है उसको किसने लिखा है। क्या वेनसांग ने लिखा है, बाणभट्ट ने, कालिदास ने, या फिर आर्यभट्ट। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा क्या, वेनसांग हो जाएगा क्या। आप सोच रहे होंगे वेनसांग कुछ तो रिलेटेड है हर्ष से, लेकिन कैसे। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने जीवनी लिखी, भैया जीवनी लिखने का काम तो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ कह रहे हैं कि दिल्ली का जो मेहरौली का लौह स्तंभ है वो प्राचीन भारत की किस कला का अद्भुत नमूना है। बताइए क्या ये वास्तुकला का नमूना है, धातु विज्ञान, कृषि, या फिर चित्रकला। बताइए, तो ध्यान रखिएगा ये धातु विज्ञान का नमूना है। क्यों, क्योंकि इतने सालों के बाद भी आप देखो उस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगी है। ठीक है, तो उस टाइम का जो धातु विज्ञान है वो कितना मतलब कि डेवलप रहा होगा कि आज तक इतने मतलब सैकड़ों सालों के बाद भी उसमें लोहा में जंग नहीं लगा हुआ है। जबकि आज वर्तमान की स्थिति में आप देखिए, अगर आप वैसे बाहर लोहे को छोड़ देंगे तो हो सकता है 1 से 1.5 साल के भीतर ही उसमें एकदम जंग लग जाए। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से कह रहे हैं कि आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम किस भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन देखिए, पाली, प्राकृत, संस्कृत, या फिर तमिल। बताइए कौन सी लैंग्वेज में आर्यभट्टियम लिखी गई। तो ये हो जाएगा हमारा संस्कृत, यानी ऑप्शन सी वाला। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, स्तूपों के निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या हुआ करता था। पहला, शाही महल के रूप में, तो जो स्तूप हैं क्या ये रॉयल पैलेस हुआ करते थे, नहीं ना। दूसरा देखिए, कह रहे हैं कि बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष रखने के लिए, तो बस यही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो भगवान बुद्ध या उनके जो भक्त वगैरह थे, उनके जो अनुयायी थे, जब उन लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो या तो उनका शरीर या उनके शरीर का कोई एक अंग या उनसे रिलेटेड जो कुछ वस्तुएं थी उनको रख करके उसके ऊपर जो स्तूप बनाया जाता था वही था। ठीक है, और मैंने आपको बताया हुआ है धातु मंजूषा। क्या बताया है, धातु मंजूषा, जो कि ऑलरेडी हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो जिस डब्बे में ये जो वस्तुएं हैं रख करके उसके ऊपर स्तूप बनाया जाता था उसको कहा जाता था धातु मंजूषा, और इस बात को भी आपको याद रखना है। फिर देखिए, आदि मानव के द्वारा खेती के लिए सबसे पहले कौन से हथियार या कौन से औजार का यूज किया गया। हथियार नहीं कहेंगे क्योंकि हथियार युद्ध के लिए यूज होता है, औजार बताइए।
पहला देखिए कह रहे हैं लोहे का हल, तो स्टार्टिंग में वो लोहे का हल तो लाए नहीं होंगे, लोहे का खोज तो मतलब वैसे भी जो लोहे की खोज है वो बहुत टाइम बाद हुई है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। फिर देखिए इवन आप देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको भी लोहे की जानकारी नहीं थी। दूसरा क्या है कि लकड़ी की खुदाई करने वाली छड़ी या फिर डंडे। तीसरा ट्रैक्टर या फिर तांबे की दराती। बताइए जो आदि मानव है वो लोग सबसे पहले कौन से औजार का यूज किए होंगे। तो जाहिर सी बात है भैया लकड़ी वगैरह मिल जाती है नेचर से, वैसे ही कोई भी पेड़ है उसके नीचे गए और वहाँ उनको लकड़ी वगैरह मिल गई, और आदि मानवों का जो जीवन था वो जंगल में ही तो व्यतीत हो रहा था, तो इस वजह से इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से कह रहे हैं कि जो विशाल स्नानागार है वो किस शहर में पाया गया। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रूपड़ या फिर कालीबंगन। बताइए क्या हो जाएगा, सब जानते हैं ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। फिर देखिए वैदिक काल में विष या फिर जन, इसका तात्पर्य क्या था ये आपको बताना है। पहला देखिए राजा, पुरोहित, आम लोग या समुदाय या फिर शत्रु। बताइए जो विष या जन है ये शब्द किसको डिनोट करता था। तो जो आम लोग या आम लोगों का जो समुदाय था उनको कहा जाता था विष या फिर जन, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और आप लोगों के यहाँ ठंडी का क्या हाल है कमेंट कीजिए। तो यहाँ से कह रहे हैं कि बिंबिसार और अजातशत्रु ये लोग किस महाजनपद के शासक थे। बताइए क्या ये लोग अवंती के शासक थे, मगध, गांधार या फिर वत्स। बताइए कहाँ के ये लोग शासक थे। तो जाहिर सी बात है भाई ये लोग मगध साम्राज्य के शासक थे, अर्थात ऑप्शन बी। आगे देखिए कह रहे हैं उपनिषद किस साहित्य का हिस्सा है। बताइए क्या ये उत्तर वैदिक साहित्य का है या फिर पूर्व वैदिक या फिर संगम साहित्य या फिर बौद्ध। तो बौद्ध और संगम इनसे तो वैसे ही कोई रिलेटेड नहीं है ये। हाँ आपको ये बताना है कि ये उत्तर वैदिक काल में लिखे गए या फिर पूर्व मतलब कि ये कहें कि ऋग्वेद में, ठीक है। तो जिसमें लिखे गए होंगे वही इसका उत्तर हो जाएगा। बताइए तो ध्यान रखिएगा जो उपनिषद है जिसका अर्थ होता है गुरु के निकट बैठना, और इसको कब लिखा गया है तो उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। आगे देखिए यहाँ आपसे कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र किस आधुनिक शहर का प्राचीन नाम था। बताइए दिल्ली, पटना, वाराणसी या फिर मुंबई। तो ध्यान रखिएगा जो ये पटना है, पटना ये पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था। फिर देखिए सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक, अभी अभी हम बता के आ रहे हैं, कनिष्क जो है वो सबसे प्रसिद्ध कुषाण वंश के शासक थे, ऑप्शन ए। फिर देखिए कह रहे हैं कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई। बताइए क्या कालिदास, हरिशेन, रवि कीर्ति या फिर फाहियान। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा हरिशेन यानी ऑप्शन बी वाला, ठीक है। मैं अपने फ्लो में वापस आती हूँ क्योंकि मैं इतना स्लो करा नहीं पाऊंगी, आप लोग अपना एडजस्ट कीजिए। कह रहे हैं हर्ष के टाइम पीरियड में किस चीनी यात्री या किस चीनी तीर्थ यात्री ने भारत का दौरा किया था। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है, चंद्रगुप्त के टाइम की बात नहीं हो रही है। फाहियान, वेनसांग, इत्सिन या फिर मेगास्थनीज। बताइए कौन हो जाए। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएंगे वेनसांग, ठीक है। तो वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा पे आए थे, इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ से पूछ रहे हैं कि चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी। बताइए क्या ये कांचीपुरम है या फिर ऐहोल, मदुरई या फिर पुहार। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, तो ध्यान रखिएगा चालुक्यों की राजधानी आपसे पूछ रहे हैं। मदुरई जो है ये तो पांड्य राजवंशों की राजधानी थी। किसकी थी, पांड्य जो राजवंश के लोग थे इनकी राजधानी थी मदुरई, और चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल, ठीक है। क्या थी, ऐहोल, ध्यान रखिएगा ये। आगे देखिए पुहार क्या है, तो पुहार तो भैया बंदरगाह था, ठीक है। क्या था, बंदरगाह था पुहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शून्य का आविष्कार, देखो तो क्वेश्चन भागा जा रहा है। प्राचीन भारतीय कौन वो प्राचीन भारतीय हैं जिनके द्वारा किया गया था शून्य का आविष्कार, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या किसानों के द्वारा किया गया। तो भाई किसान बेचारे इतना कहाँ कर लेंगे, उनको इतना टाइम कहाँ है खेती बाड़ी करने से। राजा लोग के पास इतना दिमाग नहीं था, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे। व्यापारियों को छुट्टी नहीं है व्यापार करने से, तो कौन करेंगे, जो मैथमेटिशियंस हैं उनके द्वारा किया गया था, और उसमें भी आपको याद रखना है नाम आर्यभट्ट जी का, ठीक है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे हैं, तो ध्यान रखिएगा गलती से भी आप मध्य प्रदेश मत समझ लीजिएगा, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है अजंता केव्स। आपको बताना है कि यहाँ से क्या चीज़ मिला है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है। बताइए क्या यहाँ पे लोहे के खंभे मिले हैं, दूसरा भित्ति चित्र या दीवार की पेंटिंग, या फिर यहाँ पे सबसे ऊंची इमारत मिली है, या समुद्री बंदरगाह। बताइए जाहिर सी बात है
यहाँ पे जो केव्स हैं उनके भीतर आप जाके देखेंगे तो दीवारों पे पेंटिंग की गई है, और जो दीवारों पे पेंटिंग की जाती है उसको कहा जाता है भित्ति चित्र, अर्थात दीवार की पेंटिंग मिली हुई है अजंता की गुफाओं से। आगे देखिए, प्राचीन भारत में श्रेणी ये किसका एक संघ था, ये आपको बताना है। क्या ये राजाओं का संघ था, या फिर जो क्राफ्ट्स पर्सन्स एंड मर्चेंट्स थे उनका, तो जो शिल्पकार और व्यापारी हैं, या फिर पुरोहित या फिर शिकारी, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, ये शिल्पकारों और व्यापारियों का संघ था जिसको कहा जाता था श्रेणी। ये शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। कह रहे हैं कि किस नदी का वर्णन रेगिस्तान की रेत में विलीन होने के रूप में किया गया है, बताइए। क्या गंगा है, तो गंगा तो आज भी देखिए प्रवाहित हो रही है, वो रेगिस्तान में विलीन तो हो नहीं रही है। सरस्वती, नर्मदा या फिर कावेरी, बताइए क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सरस्वती हो जाएगा। यानी कि सरस्वती नदी के बारे में इस तरह का वर्णन किया गया है कि वो रेगिस्तान में विलीन हो जाती है, ठीक है, ऑप्शन बी। तो शायद मतलब शायद का इन्हीं को घग्गर नदी भी कहा जाता था। यहाँ देखिए, इंडिया शब्द किस नदी से आया है यह आपको बताना है, बताइए। क्या गंगा से बना है, या फिर सिंधु से, या फिर ब्रह्मपुत्रा या यमुना, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, इंडूस या इंडस या फिर सिंधु, यहाँ से बना हुआ है इंडिया शब्द, ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि सप्त सैंधव किसको दर्शाता है, अभी हमने देखा था कि 7 नदियों की जो भूमि है उसको कहा जाता है सप्त सैंधव, ऑप्शन बी। फिर देखिए, घग्गर हाकरा नदी तंत्र का आधुनिक नाम या संदर्भ क्या है, तो बताइए। क्या ये गंगा है, सरस्वती, यमुना या फिर गोदावरी, तो गोदावरी तो दक्षिण भारत की है, इनका तो वैसे ही कोई नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये हो जाएंगे सरस्वती नदी, ठीक है, ऑप्शन बी। फिर देखिए, मानव विकास को समझने के लिए जीवाश्मों का अध्ययन करने वाले विषय को क्या कहा गया है। चैप्टर जो हिस्ट्री का चैप्टर है ना, उसमें दरअसल हिस्ट्री का चैप्टर नई एनसीईआरटी में 4 से शुरू हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया केवल एक ही बुक में सब दे दिया गया है, तो उसमें ना पहले फ्रंट पेज पे ही ये सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं। तो बताइए, क्या जूलॉजी कहते हैं, या फिर मतलब कि क्या बोलते हैं, जीवाश्म विज्ञान या मानव विज्ञान या फिर पुरातत्व, बताइए। कि मानव विकास को समझने के लिए जब आप जीवाश्मों का यूज़ करते हो, जीवाश्मों का अध्ययन करते हो, तो फिर उसको क्या कहते हैं, तो जाहिर सी बात है जीवाश्म विज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा बताया गया, सबसे बड़े स्थल की बात हो रही है, तो भारत देश के भीतर आपको बताना है, ठीक है, भारत देश के बाहर जाके आपको नहीं बताना। तो ध्यान रखिएगा, भारत देश के भीतर जो सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी। मैं बता रही हूँ, बहुत सारे लोग मतलब मोहनजोदड़ो पे फटाक से क्लिक कर दिए होंगे, तो मोहनजोदड़ो नहीं है। जब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत देश में बताओ, तो फिर भैया हमेशा ही उत्तर राखीगढ़ी होगा। कहाँ पे है, तो हरियाणा में। आगे देखिए, कह रहे हैं कि अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हुए हैं, कालीबंगन और लोथन, या फिर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और रोपड़, या फिर राखीगढ़ और बनावली, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कालीबंगन और लोथल, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही है। यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा शहर की जो अनूठी विशेषता है वो क्या थी, तो ध्यान रखिएगा, ये 3 भागों में डिवाइड था, यानी ऑप्शन बी। फिर देखिए, हड़प्पा सभ्यता में या हड़प्पा संस्कृति में जो फियोन्स हैं इनका उपयोग किसके लिए किया जाता था। और आप मुझे बताइए कि जो फियोन्स हैं, इन दरअसल इससे क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, ये प्राकृतिक थे या फिर मानव निर्मित थे, मैंने बताया भी है। चलिए बताइए, क्या ये हथियार बनाने के लिए यूज आते थे, या फिर मन के चूड़ियाँ और झुमके बनाने के लिए, या फिर मुद्रा के रूप में, या फिर छत बनाने के लिए, बताइए। टाइम दे रहे हैं आपको 2 सेकंड का। तो ध्यान रखना है आपने कि बी वाला हो जाएगा, यानी कि मन के बनाने में, चूड़ियाँ बनाने में और झुमके बनाने में इनका यूज होता था। और ध्यान रखिएगा, ये नेचुरली नहीं मिलते थे, ये मानवों के द्वारा निर्मित किए जाते थे, यानी कि मैन मेड थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, कह रहे हैं कि किस सिंधु सरस्वती स्थल पर मन के, देखो तो उत्तर गलती से दिख गया आप लोगों को। चलिए फिर से देखिए कि किस सिंधु सरस्वती स्थल पर मन के बनाने का कारखाना खोजा गया है। पहला देखिए हड़प्पा, दूसरा है चनहुदड़ो, तीसरा है कालीबंगन और चौथा है रोपड़। तो ये हो जाएगा हमारा चनहुदड़ो, उत्तर आपने पहले ही देख लिया है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें क्या कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें लोग फंस सकते हैं। बताइए, क्या उन्हें श्लोक कहते हैं, सूक्त कहते हैं, या सुभाषित, या फिर मंत्र या वचन।
अब मैं बैठ के देखूंगी कौन कौन इसका गलत उत्तर दे रहा है। जो सही दे रहा है वो तो ठीक है, जो गलत उत्तर दे रहा है मैं उसको देखना चाहती हूँ कि कौन है जिसको नहीं पता ये। चलिए बताइए, मैं 2 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। 1 2 बताइए उत्तर। तो ध्यान रखिएगा, इन्हें कहा जाता था सूक्त या फिर सुभाषित। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, कह रहे हैं कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र के साथ प्रसिद्ध संवाद में किन 2 नदियों को देवियों के रूप में पूजा गया है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को ना किसी ने कमेंट किया था। ये क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री में, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री का इट मीन्स नई वाली एनसीईआरटी और पुरानी वाली एनसीईआरटी दोनों में ही हाईलाइट करके दिया हुआ है। तो इस वजह से पुरानी वाली एनसीईआरटी में भी मैंने इसको कवर किया है, नई वाली में भी कवर कर रही हूँ। और मैं ध्यान से बता रही हूँ भैया, देख लो जो बता रही हूँ उत्तर वो एनसीईआरटी में एज इट इज़ लिखा हुआ है। कमेंट फिर से मत करना कि गलत उत्तर बता रहे हो। गलत नहीं बताते हम, सामान्यतः हम एक बार चेक वक कर लेते हैं कि भैया कुछ भी गलती ना निकले। फिर भी मैं हूँ तो इंसान ही, गलतियाँ होना थोड़ा स्वाभाविक होता है। जो बता दिया करिए, ऐसा क्या है। चलिए बताइए, बहुत सारे लोग टिक गए होंगे कि गंगा और यमुना होगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यास और सतलुज, और फिर सोच रहे नहीं सिंधु सरस्वती या फिर नर्मदा और ताप्ती। बताइए क्या हो जाएगा। टाइम दिए हुए हैं 2 सेकंड का। तो ये हो जाएगा व्यास और सतलुज, यानी ऑप्शन बी वाला। ठीक है, तो व्यास और सतलुज जो नदी है उनका ऋषि विश्वामित्र के साथ संवाद दिखाया गया है। और कहाँ पे, तो ऋग्वेद में। भारत मतलब कि प्राचीनतम हमारा जो ग्रंथ है ऋग्वेद, वहाँ पे। फिर देखिए, जन और विष, इनके बारे में पूछा जा रहा है कि ये शब्द किन के लिए यूज होता था। तो ये तो थोड़ा रिपीट हो गया है, तो ये भैया जो आम जनमानस थे उनके लिए। फिर देखिए, महापाषाण का अर्थ क्या है। ठीक है, हमने देखा कि महापाषाण का यूज किसके लिए होता था। ये तो पता हो कि आखिर ये महापाषाण है क्या। क्या ये बड़ा साम्राज्य था, या फिर बड़ा सा पत्थर, या फिर बड़ी नदी, या फिर बड़ा सा महल, राजमहल। बताइए, ध्यान रखिएगा, बिग स्टोन। ठीक है, यानी कि एक बड़ा सा जो पत्थर है उसको कहा जाता था महापाषाण। आप देखिए ना, महा मतलब विशाल, पाषाण इट मीन्स पत्थर, यानी कि विशाल पत्थर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि किस दफन स्थल पर एक व्यक्ति को 33 सोने के मनकों और 2 पत्थर के मनकों के साथ दफनाया गया था। पहला देखिए ब्रह्मगिरी, दूसरा है हमारा आदि चनालूर, और तीसरा है इनाम गांव, और चौथा है बुर्ज होम। और ये दक्षिण भारत का है भैया। देखिए, इसी वजह से तो शब्द इतना मतलब अजीब सा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मगिरी, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए ब्रह्मगिरी कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन, इनाम गांव किस नदी के तट पर है। बताइए, क्या ये गंगा नदी के तट पर है, भीमा की मतलब कि भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के तट पर है, या फिर कृष्णा या कावेरी। बताइए क्या हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि भीमा की सहायक नदी जिसका नाम है घोड़, उसी के तट पर बसा हुआ है इनाम गांव। आगे देखिए, राजाओं के द्वारा अश्वमेध यज्ञ क्यों किया जाता था, यह आपको बताना है। पहला देखिए, कृषि में सुधार के लिए, नहीं तो ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं था। शादी के आयोजन के लिए भी ये लोग अश्वमेध यज्ञ नहीं करते थे। और वर्षा में देवता की पूजा, अर्थात अगर अकाल वगैरह पड़ा हो तो वर्षा के भगवान इंद्र की पूजा की जाए, तो वो मतलब कि बारिश वारिश करें, क्या इस वजह से, तो नहीं, ऐसा भी नहीं था। तो फिर ऐसा क्या काम था भैया कि इनको अश्वमेध यज्ञ करने की आवश्यकता थी। तो ध्यान रखिएगा, किसी क्षेत्र पर अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए इनको किया जा मतलब इनके द्वारा किया जाता था अश्वमेध यज्ञ। कुल मिलाकर के ये बताना कि जो हम अश्व का घोड़ा छोड़ रहे हैं, जिस जिस स्टेट से वो क्रॉस कर जाएगा, वो सारे के सारे स्टेट्स हमारे आधिपत्य में है, यानी कि वहाँ के असली शासक, असली स्वामी हम हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में वर्णित जो 4 वर्ण है वो कौन से थे। बताइए, क्या ये राजा, प्रजा, दास और दस्यु थे। दूसरा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या फिर हंटर गैदरर, फार्मर, ट्रेडर, या फिर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अच्छा, दरअसल हिंदी वाला नहीं है इसमें। चलिए बात देखी है, तो ध्यान रखिएगा, 4 जो वर्णित वर्ण है वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। माना जाता है कि ब्रह्मा जी की बॉडी के 4 पार्ट से इन 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई थी। और ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण आए, भुजाओं से क्षत्रिय आए, जांघों से वैश्य आए, और पैर से आए शूद्र। और इन्हीं काम के मतलब वर्ण के आधार पर इनका काम वगैरह भी डिवाइड किया गया था। आगे देखिए, कह रहे हैं कि जो चित्रित धूषण मृद भांड है ये आमतौर पर किन स्थलों से संबंधित हैं। क्या ये हड़प्पा स्थल से रिलेटेड है, या फिर जनपद और महाजनपद, या फिर मध्य पाषाण काल, या आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत से तो वैसे ही कोई इनका मतलब नहीं है। बताइए क्या हो जाएगा।
तो इनका संबंध है जनपद और महाजनपद से, यानी ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए, महाजनपद जो वज्जी है इनकी राजधानी क्या थी? तो वज्जी संघ की राजधानी आपको बताना है राजगिरी, ये तो मगध महाजनपद की थी, वैशाली या फिर उज्जैन या फिर तक्षशिला, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, जो वज्जी जनपद थी या वज्जी जो महासंघ था या वज्जी जो संघ था उनकी राजधानी थी वैशाली, यानी ऑप्शन बी। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ से कह रहे हैं कि फसलों पर लगने वाले कर को भाग कहा जाता था और ये आमतौर पर कितना परसेंटेज हुआ था, यानी कि अगर आपने कितनी बोरी फसल उगाई है तो उस पर कितना भाग आपको देना पड़ता था टैक्स के रूप में, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ये आधा नहीं था, यानी कि अगर आप 2 बोरी उगाए हो तो ऐसा नहीं कि 1 बोरी आप टैक्स के रूप में दोगे और 1 बोरी जो है आपको खुद रखना पड़ेगा। हाँ, ऐसी भी सिचुएशन आई थी हमारे देश में, लेकिन मध्यकाल में आती है जब दिल्ली सल्तनत का देखने को मिलता है उद्भव। तो उस टाइम पे आप देखिए जो शासक हुए दिल्ली सल्तनत में, उन लोगों ने आधा यानी 50% तक का मतलब टैक्स बढ़ा दिया था। और आप देखेंगे और आगे जब आधुनिक भारत आता है, जब अंग्रेजों का हमारे यहाँ मतलब कि आधिपत्य हो जाता है, तो ये टैक्स 80 to 90% तक हो गया था, ठीक है। लेकिन प्राचीन भारत में ऐसी स्थिति नहीं आई थी। उस टाइम पे कितना था? तो ना तो आधा था ना 1/4, हाँ 1/6 था, यानी कि 1/6वां हिस्सा, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखिए, नई वाली जो एनसीईआरटी है उसमें कह रहे हैं कि बताओ किस शहर को उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार बताया गया है। उत्तर पश्चिम, समझ रहे हैं, उत्तर पश्चिम ये वाली जो दिशा है इसका प्रवेश द्वार कौन सा स्थान है, ये बताना है आपको। पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र कहाँ पे है? पटना, यानी कि मतलब ईस्ट साइड में है, तो ये कहाँ से हो जाएगा? तो ये होगा ही नहीं। तक्षशिला और मथुरा, मथुरा अपने यूपी में है, वो किसी बॉर्डर पे तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों को तो आप हटा ही दीजिए, बचा हमारा तक्षशिला और उज्जैन, बताइए। उज्जैन भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? क्योंकि ये उज्जैन जो है एमपी में मिलेगा, तो ये हो जाएगा तक्षशिला, जो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पे है अभी। तो ये जो तक्षशिला है इसको उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार कहा जाता था। हाँ, ये बात जाने रहिएगा, ये जो उज्जैन है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो मतलब माना जाता है कि जो लंदन की ग्रीनविच रेखा है, ठीक है, जिससे ये पता किया जाता है कि आखिरकार कौन से देश कितने लैटिट्यूड या कितने जो है, सॉरी लैटिट्यूड नहीं, कितने लॉन्गिट्यूड पर स्थित हैं, तो उसके लिए ग्रीनविच रेखा को यूज़ किया जाता है। लेकिन इस ग्रीनविच रेखा के बहुत पहले ही हमारे भारत देश की अपनी एक रेखा थी और उस कहाँ से गुजरती थी? उज्जैन से, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं, वो आपको बताना है। संस्कृत और देवनागरी, प्राकृत और ब्राह्मी, पाली और खरोष्ठी या फिर तमिल और ब्राह्मी। तो तमिल से तो वैसे ही कोई रिलेटेड नहीं है, संस्कृत और देवनागरी से भी इनका कोई संबंध नहीं है। आपको ये बताना है पाली और खरोष्ठी या फिर प्राकृत और ब्राह्मी। तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा प्राकृत और ब्राह्मी, यानी ऑप्शन बी वाला। चलिए आगे देखिए, कलिंग तटीय क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है, ये बताना है आपको, बताइए। तो कलिंग जो है वर्तमान में उसको कुछ और नाम से जाना जाता है, तो अभी का जो नाम है वही बताना है। केरला है नहीं, और दूसरा क्या है? उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल। तो पता है क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा का ही प्राचीन नाम कलिंग था और यही वो कलिंग है जिसको जीतने के बाद अशोक ने कहा कि बस अब न होए भैया, बहुत युद्ध वुद्ध कर लिए, अब अपने बस का युद्ध नहीं है, ठीक है। उनका हृदय एकदम मतलब कि पिघल गया। आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में ये बात कही जाती है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके तो राज सिंहासन प्राप्त किया था, उसने कितना ज़्यादा मतलब विनाश किया कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ये सोचने वाली बात है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि अशोक के द्वारा नियुक्त जो धम्म महामात्य हैं इनका मुख्य कर्तव्य क्या था, ये आपको बताना है। पहला देखिए, टैक्स वसूलना। तो जब ये धम्म महामात्य हैं तो इनका टैक्स वसूलने से भला क्या संबंध होगा? युद्ध लड़ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हो जाएगा कि चलो धम्म का जो संदेश है उसका प्रचार प्रसार करो, यानी ऑप्शन सी। और इनके बारे में जो जानकारी है वो हमें अशोक के 5वें अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारतीय गांव के संदर्भ में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? हमने उत्तर में तो देख लिया कि उत्तर में क्या थे, किसी के बारे में तो देखा था अभी। अब आप सोच रहे हैं क्या देखा था? अभी जो देखा था उसको बताइए, आप लोग बताइए, आपको अलर्ट होकर बैठना चाहिए, आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम यहाँ अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बताइए, दक्षिण भारतीय गाँव में जो बड़े भूस्वामी थे, बहुत बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनको क्या कहते थे? क्या उझावर कहते थे? झंझावत नहीं वल्लार या फिर आदिमई या फिर कड़ैशियार, बताइए।
तो ये तो हो जाएंगे वेल्लार। क्या हो जाएंगे? वेल्लार। इन्हीं को वेल्लला भी कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भारत में लौह युग जिसकी मतलब कि अक्सर किसकी शुरुआत से जुड़ा है वो आपको बताना है। तो बताइए, क्या हड़प्पा जो शहर है उस टाइम पे लोहे का खोज हुआ था? नहीं ना। महापाषाणिक दफन स्थलों से, या फिर पाषाण युग के औजारों से, या आधुनिक कारखानों से? बताइए क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, महापाषाणिक दफन स्थलों से रिलेटेड है। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि आज से लगभग 3000 साल पहले ये जो लोहा है ना उसकी मतलब खोज, या ये कहें कि उसका जो यूज है वो हमारे यहाँ होने लगा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं अरिकामेडु यानी पुदुचेरी के पास एक प्राचीन क्या था? बताइए, अरिकामेडु क्या ये मंदिर शहर था, या फिर तटीय बस्ती और व्यापारिक बंदरगाह था, या हिल स्टेशन, या फिर लोहे की खदान? बताइए क्या हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये तटीय बस्ती और व्यापारिक बंदरगाह था। ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप एक पॉइंट थोड़ा प्रचार कर लूँ ना, कि अगर आपने अभी तक वीडियो को हाइप नहीं किया है तो वीडियो को हाइप कर दीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक बार लाइक नहीं भी करेंगे तब भी कोई नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आप वीडियो को प्लीज़ हाइप ज़रूर कर दीजिए। और इसके पहले हमने क्या क्या करवा दिया है उसको आप जा कर के देख लीजिए। हमने महा मैराथन में क्लास 7 की जो पॉलिटी है उसके टॉप 150 MCQs कराए। क्लास 6 और 7 के भी मतलब 100 200 इस तरह से MCQs सॉल्व कराए हुए हैं। तो ये जो महा मैराथन है MCQs वाली, इसको तो आप ज़रूर ही देख लीजिए। और सबसे ज़्यादा जो हमारी चली हुई क्लास है वो है क्लास 6 की हिस्ट्री। ठीक है, ओल्ड NCERT की, जिसमें हमने टॉप 200 MCQs सॉल्व कराए थे, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको जो क्लास 6 है वो दोनों तरीके से ही ख़त्म कहानी मिले। ऐसा ना हो कि ओल्ड वाली रह गई, हमने केवल नई वाली देखी। तो ओल्ड और न्यू दोनों देख लीजिए आप लोग। ठीक है, और लिंक वगैरह मैं कमेंट में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट की ही लिंक आज हम अपने वीडियो के कमेंट में पिन कर देंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? बाणभट्ट, अश्वघोष, कालिदास, या हरिशरण? अभी अभी तो इसको बताया था, ये रिपीट हो गया। चलिए, कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के महायान यानी कि बौद्ध धर्म का जो महायान है इसके रूप में बोधिसत्व क्या थे, ये आपको बताना है। बताइए, बोधिसत्व किनको कहा जाता था? कह रहे हैं कि बुद्ध की मूर्तियों को कहते थे। दूसरा देखिए, वे व्यक्ति जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया लेकिन दूसरों की मदद के लिए रुक गए। तीसरा, गुफाओं में रहने वाले बौद्ध भिक्षु, या फिर बौद्ध धर्म का समर्थन करने वाले राजा। बताइए, तो ये हो जाएंगे कि ऐसे मतलब कि ज्ञानी व्यक्ति, ऐसे वो व्यक्ति जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लिया गया है और वो जब चाहे तब उनको मोक्ष मिल सकता है, लेकिन वो लोक कल्याण के लिए मोक्ष प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहीं संसार में ही रुके हुए हैं, अर्थात दूसरों की मदद कर रहे हैं। अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखिए, अलवार और नैनार कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये बौद्ध भिक्षु तो बिल्कुल भी नहीं थे, जैन शिक्षक भी नहीं थे। ये भगवान विष्णु और भगवान शिव के उपासक यानी कि भक्त थे। कौन? अलवार और नैनार। चलिए आगे देखेंगे। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ये भारत में क्या देखने के लिए आए थे, ये इंपॉर्टेंट है। बताइए, क्या ये लोग मुगल दरबार देखने आए थे? तो भाई जब ये आए थे ना उस टाइम तक मुगलों का तो आगमन ही नहीं था, उनका कोई नामो निशान ही नहीं था हम लोगों के यहाँ। फिर कह रहे हैं कि बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थान देखने आए थे, हिमालय या फिर रेशम मार्ग। तो हाँ, वो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जो स्थान है उनको देखने के लिए आए थे। प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये होता है प्रशंसा करना, इन मतलब कि ऑप्शन ए वाला। चलिए आगे देखिए, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो जिनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। क्या लिखी गई है? प्रयाग प्रशस्ति। बताइए, क्या ये बाणभट्ट, हरिशरण, कालिदास, या फिर तानसेन? तानसेन का समझ रहे हैं, ये अकबर के दरबार से रिलेटेड थे। तो ये हो जाएंगे हमारे बाणभट्ट, नहीं बिल्कुल नहीं, हरिशरण हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? हरिशरण। ठीक है, बाणभट्ट तो कोई और है। यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन, राजेंद्र चोल, या फिर मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय। तो वैसे ही पुलकेशिन मतलब जो चालुक्य वंश है वहाँ ये चंद्रगुप्त द्वितीय कहाँ चले जाएंगे, तो ये तो है ही नहीं। बताइए क्या हो जाएगा उत्तर। तो सबसे प्रतापी जो शासक हैं वो हैं पुलकेशिन द्वितीय। कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। और ये वही पुलकेशिन द्वितीय हैं जिन्होंने नर्मदा नदी के दक्षिण में जाने से किसको रोक दिया था? हर्षवर्धन को रोक दिया था। ठीक है, तो क्या उन्होंने विनती की थी? विनती नहीं की थी भैया, कांटे की टक्कर दी थी, बस बहुत हो गया, आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है तुमको, चलो युद्ध करो, पराजित होके फिर चले आना पड़ेगा।
यहाँ देखिए अभिलेखों में वर्णित दक्षिण भारत की जो स्थानीय सभाएं हैं उनको क्या कहा जाता था, तो क्या ये ब्राह्मण मतलब कि सभा जो है वो ब्राह्मण भूस्वामियों की थी। दूसरा उर ये गैर ब्राह्मणों का मतलब कि सभा थी। नगरम व्यापारियों की। और सारे के सारे सही हैं, बताइए। तो बस सबके सब सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको ना मिलान करने के लिए क्वेश्चन बन जाता है, तो देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ देखिए आपसे कह रहे हैं कि प्राचीन भारत में जो मंदिर का गर्भगृह है वो क्या है। पहला देखिए कि वो स्थान जहाँ देवता की मूर्तियां रखी जाती थी, तो आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। फिर देखिए शिखर का तात्पर्य किससे है, तो मंदिर के पास का तालाब। अब देखिए पास का तालाब और शिखर दोनों कहीं से भी एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, नहीं ना। गर्भगृह के ऊपर जो पर्वत नुमा मीनार है वो, या फिर पुरोहित का घर या सीढ़ी। तो बस मिल गया उत्तर हमें कि गर्भगृह के ऊपर, गर्भगृह इट मीन्स जहाँ पे मेन देवी या देवता की मूर्ति रखी हुई है उसके ऊपर जो पर्वत नुमा मीनार बनाई जाती थी उसको कहा जाता था शिखर। ठीक है, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि जो महरौली का लौह स्तंभ है वो कितने वर्षों का हो गया है बावजूद इसके उसमें जंग नहीं लगा है, बताइए। क्या 500 साल का है, 1000 साल, 1500 साल या फिर 2000 साल। तो 1500 साल हो चुके हैं, बावजूद इसके आप देखिए उसमें जंग नहीं लगा है, इसीलिए तो वो फेमस है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का महाकाव्य है, तो बताइए। क्या शिल्पाधिकारम है, शिल्पाधिकारम तो नहीं है, ये तो तमिल का होना चाहिए, तमिल या तेलुगु। बताइए कौन सा है, क्योंकि हमने इसको ओल्ड एनसीईआरटी में भी देखा है और क्लास 6, 7, 8 हमने पूरा का पूरा लगभग कंप्लीट ही कराया है अपने चैनल पे, सब में देखा है इसको। मणिमेखलाई, तो ये भी इन्हीं दोनों, ये दोनों तो एक दूसरे से ही रिलेटेड हैं। महाभारत या फिर तिरुक्कुरल, तो ये सब जो दक्षिण भारत वाले हैं वो संस्कृत से रिलेटेड नहीं होंगे, हमारा महाभारत जो है वो संस्कृत से रिलेटेड है। प्राचीन भारत में चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए कौन जाना जाता था, बताइए। कौन है जो अपने चिकित्सा क्षेत्र के लिए जाने जाते थे, तो हम सबको पता है चरक। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है चरक संहिता। आगे देखिए बसने की प्रक्रिया आज से लगभग मतलब कितने सौ साल पहले स्टार्ट हुई, ये आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, आज से 12,000 साल पहले, आज से 5,000 साल पहले, या 2,000 साल पहले, या फिर 20,000 साल पहले। तो आज से 12,000 साल पहले जो बसने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है, ऑप्शन ए सही है। जम्बूद्वीप की वर्णन जो है किस प्राचीन अवधारणा के हिस्से के रूप में किया गया है, बताइए। क्या ये सप्तद्वीप हैं, सप्त सागर हैं, सप्त ऋषि हैं, या सप्त पर्वत है, बताइए क्या हो जाएंगे। ऑफ कोर्स सप्तद्वीप हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए वाला। चलिए आगे देखिए मतलब सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक प्रमुख स्थल राखी गढ़ी कहाँ पे है। मैंने वैसे एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी पता नहीं आपको याद है कि नहीं, बताइए कहाँ पे है। क्या ये राजस्थान में है, तो राजस्थान का तो कालीबंगा है। ठीक है, गुजरात का है, या फिर हरियाणा का है, या फिर पंजाब का है, बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हरियाणा का है राखी गढ़ी, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, फिर मनुष्यों के द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी, ये मतलब एक तो आप समझ सकते हैं पिद्दू सा क्वेश्चन है, और ये भी है कि भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जब मतलब कि एयू यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस का एग्जाम दी थी ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए लोहा, सोना, तांबा या फिर सिल्वर, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉपर। क्या हो जाएगा, कॉपर, यानी कि ऑप्शन सी वाला। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि हड़प्पा की मुहरों के अनुसार हड़प्पा के लोगों को कौन सा जानवर ज्ञात नहीं था, ये आपको बताना है। उत्तर बताने से पहले बताइए कि आपने अभी तक वीडियो को हाइप किया कि नहीं। ठीक है, हाइप नहीं किया तो हाइप ज़रूर कर दीजिए। आज आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि अन्य लोगों के साथ भी ये जो वीडियोस है उनकी रीच हो सके। तो बताइए क्या कुबर वाला सांड, या फिर हाथी, बाघ, या फिर जिराफ। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो हड़प्पा से मुहरें प्राप्त हुई हैं उनमें कौन से जानवर के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगी। तो दूर दूर तक इसमें जिराफ वगैरह के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बाकी सबकी तो मिल जाती है। आगे देखिए 95 नंबर का क्वेश्चन है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। क्या भगवान है, नॉलेज है, प्रार्थना है, या फिर अनुष्ठान है, क्या हो जाएगा वेद शब्द का अर्थ। तो ये हो जाएगा नॉलेज, यानी कि ज्ञान। ठीक है, नॉलेज की स्पेलिंग याद करने का तरीका जानते हैं आप, मेरे एक सर थे बचपन में, उन्होंने बताया था कनऊ लदगे। ठीक है, तब से मुझे ये याद है कनऊ लदगे, यानी कि KNOW कनऊ, LED लेद और गे। चलिए कह रहे हैं कि मगध की राजधानी राजगृह से कहाँ स्थानांतरित की गई थी, तो मगध की जो राजधानी है वो राजगृह से कहाँ गई थी, तो काशी, तक्षशिला, उज्जैन न जाकर के पाटलिपुत्र शिफ्ट की गई थी, ऑप्शन बी। अंतिम मौर्य शासक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मौर्य शासक जो अंतिम हैं वो थे कौन, बृहदत्त, या फिर पुष्यमित्र, या अशोक, या फिर बिंदुसार। ध्यान रखिएगा ये थे बृहदत्त। ठीक है, और इन्हीं बृहदत्त की हत्या करके इनके
सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो हैं इनके द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है। ठीक है, आगे देखिए, भक्ति संस्कृत मूल भज से आया है जिसका अर्थ क्या होता है, तो बताइए क्या गाना गाना होता है, नृत्य करना, शासन करना, विभाजित करना या फिर साझा करना, बताइए। तो ये हो जाएगा विभाजित करना या शेयर करना, साझा करना। चलिए आगे देखिए, सबसे शुरुआती जो मंदिर है वो किसके बनते थे, तो आप बताइए क्या ये ईंट और लकड़ी के थे या फिर कंक्रीट या प्लास्टिक या लोहा। आप सोचिए प्लास्टिक वगैरह का उस टाइम पे कौन सा नामो निशान था। लोहा स्टार्टिंग, सबसे स्टार्टिंग फेज में लोहा तो खोजा नहीं गया रहा होगा, लोहा बहुत बाद में खोजा गया। कंक्रीट नहीं, अब देखिए जो लकड़ी है जो कि सर्वसुलभ रही है हमेशा से, लकड़ी और ईंट से बनाए गए हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन, और ये शतक लग गया है। ठीक है, 50% क्वेश्चन पे हम लोग क्रॉस मतलब पहुंच आए हैं कि अतीत के वातावरण को समझने के लिए किस विधि का उल्लेख किया गया है, बताइए। इंटरनेट खोज, बताइए क्या इंटरनेट खोज ये है, फिर पराग विश्लेषण या फिर चंद्रमा को देखना या उपन्यास पढ़ना, किसका मतलब कि यूज किया गया, बताइए। और ये ओल्ड एनसीईआरटी में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा पराग विश्लेषण यानी ऑप्शन बी वाला। ठीक है, आगे देखिए यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है, और हाँ शतक लग गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 100 तक। अब सोच रहे हैं 1-2 मिनट, चलिए रेस्ट कर लीजिए। आप लोग भी इतनी देर से एमसीक्यू का बार बार उत्तर देते देते थक गए होंगे। चलिए 1-2 मिनट रेस्ट करिए, 1-2 मिनट नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतनी देर नहीं, 1-2 सेकंड कर लीजिए रेस्ट। ठीक है, तब तक कोई अगर डाउट हो तो पूछ लीजिए कमेंट में, और भी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि लगातार अभी तक तो आप लोग उत्तर ही दे रहे हैं। ठीक है, बताइए, तब तक मैं भी एक आध घूंट पानी वानी पी लेती हूँ। तो चलिए फिर से शुरू हो जाइए, ज़्यादा रेस्ट वेस्ट नहीं लेना है। क्या पूछ रहे हैं आपसे कि अतीत के वातावरण को समझने के लिए, ये तो हो गया ना। अगला जो क्वेश्चन है 101 नंबर का, कि हड़प्पा सभ्यता को अक्सर सिंधु सभ्यता कहा जाता है, क्यों, बताइए। आखिरकार ये जो नई एनसीईआरटी हमारी आई है इसमें हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया था, ये हमने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता खोजा गया प्राचीनतम या पहला स्थल था। अब आप बताइए कि आखिर इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम क्यों दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि अधिकांश स्थल गंगा के पास मिले हैं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। बड़ी संख्या में बस्तियां सरस्वती नदी मार्ग पर स्थित थी, या फिर सरस्वती उस युग की एकमात्र नदी थी, या फिर विदेशियों ने ये नाम दिया, तो विदेशियों ने तो ये नाम नहीं दिया। इन्हीं दोनों में आपको बताना है, बताइए। तो जो सबसे पॉजिटिव टाइप का लगे और जिसमें थोड़ा डाइवर्सिटी हो उसी टाइप का उत्तर चुनना चाहिए। तो बड़ी संख्या में वहाँ पे बस्तियाँ मिली हैं, अर्थात सरस्वती नदी मार्ग पर बड़ी संख्या में बस्तियाँ मिली हैं, ये मूल में निहित है कि इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता रखा गया। फिर देखिए नई एनसीईआरटी जो है ना वो इतिहास के वर्णन करने के लिए किस विशिष्ट वाक्यांश का उपयोग करती है, ये आपको बताना है। क्या ये एक मृत विषय, अतीत और वर्तमान के बीच एक अनवरत संवाद, या फिर तारीखों का संग्रह या राजाओं की कहानियां, तो नहीं, ये सब ना होकर के अतीत और वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है, इसका उत्तर बी। फिर देखिए भारतीय उपमहाद्वीप मेहरगढ़ में जो खेती की शुरुआत है वो कब हुई थी, यह आपको बताना है। क्या ये आज से लगभग 2000 साल पहले, या फिर 8000 साल पहले, या 15000 साल पहले, या 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में तो होगा नहीं, बताइए। तो आज से 8000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मेहरगढ़ में खेती की शुरुआत हुई थी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर पुरापाषाण यानी पैलियोलिथिक का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो भी हमने देखा था पुराना पत्थर। आगे देखिए प्रारंभिक इतिहास के संदर्भ में माइक्रोलिथ, मैक्रो एंड माइक्रो, बताइए। माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण का उपयोग क्या था, कह रहे हैं घर बनाने के लिए, या फिर हड्डियों या लकड़ी के हैंडल पर लगे छोटे पत्थर के औजार के रूप में, या फिर भारी हथौड़े के रूप में, या आभूषण के रूप में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला कि हड्डियों या लकड़ी के जो हैंडल हैं उस पे छोटे पत्थर के औजार के रूप में इसका यूज किया जाता था। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि उत्तर पूर्व में, ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। ठीक है, अभी तक तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे थे, अब नॉर्थ ईस्ट की बात आ रही है कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित नवपाषाण स्थल निम्न में से कौन सा है। पहला देखिए मेहरगढ़, नहीं है, मेहरगढ़ तो नहीं है। भीमबेटका, हुंसगी भी नहीं, क्योंकि हुंसगी तो दक्षिण भारत में है। ये हो जाएगा दाओ जली हेडिंग, क्या हो जाएगा, दाओ जली हेडिंग, ऑप्शन बी वाला।
फिर देखिए सिंधु शहरों में दुर्ग आमतौर पर कहाँ स्थित होता था, ये आपको बताना है। तो पूर्व में और बड़ा होता था, दूसरा पश्चिम में और ऊंचा लेकिन छोटा होता था, तीसरा देखिए दक्षिण में और नीचे होता था, शहर के केंद्र में कहाँ होता था, मतलब कि शहरों में दुर्ग। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, पश्चिम में और ऊंचा लेकिन छोटा होता था। ठीक है, चलिए आगे देखें। कौन सा स्थल परिष्कृत चैनलों के माध्यम से जल संचयन का प्रमाण देता है, बताइए कहाँ से हमें जल संचयन के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा, धौलावीरा, लोथर या फिर मोहनजोदड़ो। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसका उत्तर हो जाएगा धौलावीरा, ऑप्शन बी वाला। फिर देखिए मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार में विटुमेन जो कि प्राकृतिक तारकोल है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता था, ये आपको बताना है। कहना इसे रंगीन बनाने के लिए, इसे जलरोधी या वाटर टाइट बनाने के लिए, या फिर दीवारों को मजबूत करने के लिए, या सजावट के लिए। समझ रहे हैं, विटुमेन की बात हो रही है, तो इसका यूज किया जाता था इसे जलरोधी और वाटर टाइट बनाने के लिए, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखिए किस वेद में पुरुष सूक्त है जो 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन करता है, तो वेद बताया था, तो ये हो जाएगा हमारा प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। फिर देखिए ऋग्वेद में दस्युदास, ये कई बार जो है ना, हालांकि इसमें आप देखिए स्टेटमेंट अलग है। जैसे बताइए ऋग्वेद में जो दास या दस्यु हैं, इनका शाब्दिक अर्थ क्या था, तो क्या ये राजा थे, नहीं, वे लोग जो यज्ञ नहीं करते थे और अलग भाषाएं बोलते थे। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो उत्तर भी यही हो जाएगा कि ऐसे लोग जिनके द्वारा यज्ञ नहीं संपन्न कराए जाते थे, और सबसे बड़ी बात कि ये लोग अलग भाषा बोलते थे, उनको कहा जाता था दास या दस्यु। ठीक है, आगे देखिए जनपद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या हो जाएगा, जनपद वह भूमि जहाँ जन लोगों ने अपने पैर रखे और बस गए। तो ज़्यादा जानना ही नहीं है और आगे। ठीक है, उत्तर ये हो जाएगा। यहाँ देखिए जो पाटलिपुत्र है वो रणनीतिक रूप से क्यों इम्पोर्टेंट था, ये आपको बताना है। कह रहे हैं कि एक पहाड़ी की चोटी पे था। अरे भैया पहाड़ी की चोटी पे होता तो फिर वहाँ पे लोग ज़्यादा सर्वाइव ही नहीं कर पाते, तो ये मगध महाजनपद जो बन पाया ये बन ही ना पाता। ये गंगा और सोन जैसी नदियों के संगम पर स्थित था, या फिर इसमें सोने की खदानें थे, या समुद्र के पास था, बताइए। तो ध्यान से देखिए ये गंगा और सोन जैसी जो नदियाँ हैं उनके संगम पर था, इसी वजह से ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। अब देखिए मगध की 2 राजधानियां रही हैं, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पाटलिपुत्र और राजगिरी ये आपको दोनों ही मिल जाएंगी, वैशाली और तक्षशिला। बताइए, कोई मुझे बता रहा था शायद 3 कोई राजधानी है, लेकिन भाई मैंने ना एनसीईआरटी में केवल 2 ही पढ़ी है। आप लोग बताइए क्या 3 राजधानियों की खबर लगी है क्या, कि मगध की 3 राजधानियां थी, बताइए। एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, तो आपको अगर नॉलेज में हो तो बताइए, खोजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ आगे किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो फिर भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सीटेट में नहीं पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहली जो राजधानी थी वो थी राजगीर, या इसी को राजगृह भी कहा जाता था। हाँ बाद में चल करके पाटलिपुत्र हुई थी, तो ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि सिद्धार्थ या बुद्ध किस छोटे गण से संबंधित थे। अभी एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, लिच्छवी से नहीं थे, मल्ल और कुरु से भी नहीं थे, हमने कहा था कि वो शाक के गण से संबंधित थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखिए उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप जाना और बैठना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था। प्राचीन भारत में जो पाणिनि है वो कौन थे, तो बताइए क्या ये कोई देवता थे, कोई राजा थे, कोई भगवान थे, डांसर थे, या फिर डॉक्टर थे, कौन थे ये, तो ये इन सब में से कुछ ना होकर के ये एक व्याकरणविद थे, जिनके द्वारा संस्कृत व्याकरण तैयार किया गया। आगे देखिए जैन धर्म में जिन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ये गॉड भी नहीं है, विजेता जो कि अपनी इंद्रियों को जीत ले, या फिर राजा, या फिर शिक्षक। बताइए, जाहिर सी बात है अपनी इंद्रियों को जीतने वाले को कहा जाता था विजेता, अर्थात जिन। तो जिन्न नहीं है वो, ठीक है, वरना पता चला आप जिन्न समझने लगे, तो जिन्न नहीं है, जिन है, जिन। फिर देखिए अशोक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, किसके माध्यम से की, तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे रेडियो तो था नहीं, टेलीविजन से भी कोई मतलब नहीं था, गुप्त पत्र देते तो किसको किसको देते, टेलीविजन था ही नहीं, तो इन्होंने ना इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, अभिलेख लिखवाए। फिर देखिए चंद्रगुप्त के दरबार में जो मेगास्थनीज हैं वो किस यूनानी राजा का राजदूत था, ये आपको बताना है। तो ये सिकंदर, सेलुकस निकेटर, मिनंडर, या फिर डेरियस, बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे सेलुकस निकेटर, ऑप्शन बी। ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ कि जो क्लास 8 की हमारी पॉलिटी बची हुई है उसको मैं 2-3 वीडियो में ख़त्म कर दूँ, ठीक है, मतलब कि नोट्स बना करके
पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ख़त्म कर दूँ, एक दिन में कम से कम 3 चैप्टर निपटाऊँ, ठीक है। तो मैराथन ले लेकर कर उसको समाप्त कर दूँ, ताकि आपका ये जो 20 से 22 तारीख तक भर में कम से कम ये सारा का सारा जो मेन सेगमेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाए। फिर हम लोग धुआंधार खूब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, एकदम मतलब रात दिन धुआं धुआं कर दें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर करके। आप लोग बताइए क्या ये ठीक रहेगा, या फिर आप लोग चाहते हैं नहीं आराम आराम से किया जाए? तो मैं तो यही चाहूँगी कि भाई 2-3 दिन में पूरा का पूरा जो पॉलिटी वाला सेगमेंट है वो ख़त्म हो जाए, ताकि आप लोगों को बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के मौके लगें। क्योंकि अंततः ना आपको एमसीक्यू अब जब लास्ट टाइम आ जाता है एग्ज़ाम का, तो जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व किए रहेंगे उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में मतलब हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए बताइएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? शेलुकस निकेटर। आगे देखिए कि मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र किसके सीधे नियंत्रण में था? बताइए क्या ये प्रांतीय गवर्नर, या फिर स्वयं सम्राट, गांव के मुखिया, या फिर व्यापारी? तो जो पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र है, अर्थात ये राजधानी के नज़दीक है, राजधानी के आसपास वाला जो क्षेत्र है, तो वो डायरेक्ट सम्राट खुद ही वहाँ पे अपना शासन वासन करेंगे, किसी और को वहाँ रखने की आवश्यकता ही नहीं है। ऑप्शन बी। मूवेंदार दक्षिण भारत के संदर्भ में आता है ये। मूवेंदार जो कि एक तमिल भाषा का शब्द है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? बताइए क्या ये 3 धार्मिक नेता थे? बिल्कुल नहीं। ये 3 शासक परिवार थे। कौन कौन से? चोल, चेर और पांड्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखिए दक्षिणापथ के स्वामी ये उपाधि रही है किनकी? बताइए क्या ये चोलों की थी? बिल्कुल नहीं। गुप्तों की, कुषाणों की भी नहीं थी। ये सातवाहन शासकों की उपाधि थी दक्षिणापथ के स्वामी, यानी ऑप्शन बी। आगे देखिए कह रहे हैं कि कुषाणों ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण क्यों किया था? अभी हमने बताया कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क, इनके द्वारा रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया गया था। आप असली बात बताइए ना कि क्यों किया गया था? व्यापार रोकने के लिए, व्यापारियों द्वारा लाए गए कर नजराने उपहार के लिए, या फिर मजे लेने के लिए? अरे भैया मार्ग पे नियंत्रण करके आप कौन सा मजा ले लोगे? मार्ग पर घर बनाने के लिए, तो घर रास्ते में बनाया नहीं जाता। ध्यान रखिएगा, जो जैसे आज भी देखिए ना टोल टैक्स लगता है, तो ये क्या है? रोड पे चलने का टैक्स है। तो वही जो व्यापारी लोग उस रेशम मार्ग से जाते रहे, उनसे टैक्स लेना, उनसे नजराने और गिफ्ट्स वगैरह पाना, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति किसके टाइम पीरियड में हुई थी? कहाँ पे हुई थी? बताइए क्या ये अशोक के समय हुई थी? तो इनके समय में जो तीसरी बौद्ध संगीति है वो हुई थी। हर्ष के समय में तो कोई सी भी नहीं हुई, चंद्रगुप्त के भी नहीं। हाँ, जो चौथी बौद्ध संगीति है ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। बी सही हो जाएगा। थेरवाद बौद्ध धर्म किस क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय था? ये आपको बताना है। बताइए ये ना बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है, थेरवाद और थेरीवाद, उसके बारे में पूछा जा रहा है। उत्तर भारत, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, या फिर चाइना, या फिर यूरोप? बताइए क्या हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ये आपको बताना है। क्या इन्होंने महाराज की उपाधि ली, शकारी या विक्रमादित्य की, या फिर धम्म महामत या सुल्तान? बताइए ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि शकारी या विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, ऑप्शन बी। फिर देखिए प्रशस्तियां अक्सर किनके द्वारा लिखी गई थी? क्या ये किसानों के द्वारा लिखी जाती थी? अगर किसानों के द्वारा लिखी जाती ना, तो जो इसमें इतनी तारीफी की गई है प्रशस्तियों में वो उतनी तारीफ ना मिलती। विद्वान ब्राह्मण और कवियों के द्वारा की जाती थी, तो जो उनके दरबारी कवि होते थे उनके द्वारा ये प्रशस्तियां लिखी जाती थी, इसी वजह से तो भर भर के तारीफें लिखी गई हैं। सातवाहनों के पतन के बाद दक्षिण भारत में जो सबसे शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ वो कौन थे? बताइए सातवाहनों के खंडहर पे कौन उद्भव हुआ है? तो मौर्य तो है ही नहीं, क्योंकि मौर्य उत्तर भारत का माना जाता है। मुगल और मराठा ये सब होंगे नहीं, बचे कौन? पल्लव और चालुक्य, यही है दक्षिण भारत के। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। पुलकेशिन द्वितीय की हर्षवर्धन पर जीत ने हर्ष को कहाँ आगे बढ़ने से रोक दिया था? तो हिमालय। हिमालय से क्या मतलब है? बेचारा दक्कन या दक्षिण भारत की अभियान पे जो निकला हुआ था ना, वहां उसको फिर असफलता हाथ लगी, यानी ऑप्शन बी। फिर देखिए कह रहे हैं कि धातु विज्ञान को किस उदाहरण के माध्यम से रेखांकित किया गया है? मेहरौली का लौह स्तंभ, लकड़ी की गाड़ियां, या फिर मिट्टी के बर्तन, या कागज? अब धातु विज्ञान है तो ये सब कहाँ से आ जाएगा? ये हो जाएगा मेहरौली का लौह स्तंभ, ऑप्शन बी वाला, मतलब ऑप्शन ए वाला। फिर देखिए जातक कहानियां किनके द्वारा लिखी गई थी? राजाओं ने बिल्कुल नहीं लिखी थी, अंग्रेजों के द्वारा भी नहीं लिखी गई हैं, और आधुनिक लेखकों के द्वारा भी नहीं लिखी गई। ये आम लोगों और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा संरक्षित की गई, ठीक है। अर्थात आप समझ रहे हैं, जो जातक कथाएं हैं वो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है, तो उसको यहाँ से इनके द्वारों के द्वारा, मतलब इन लोगों के द्वारा संग्रहित किया गया।
कह रहे हैं कि कौन सा प्राचीन भारतीय पुस्तक खगोल विज्ञान और गणित से रिलेटेड है। तो बताइए क्या ये अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र जिसको कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त ने लिखा था, ये दरअसल ना राजनीति से रिलेटेड है। ठीक है। आर्यभट्टियम, तो आर्यभट्टियम आर्यभट्ट का है, तो ये किससे होगा? हाँ, यही तो होगा खगोल विज्ञान और गणित से। ठीक है। क्यों? रामायण हम सबका मतलब कि ग्रंथ है, और चरक संहिता ये तो पुस्तक है, लेकिन आप समझ रहे हैं मतलब औषधि से संबंधित है। ठीक है, दवाओं से संबंधित है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। भीतरगांव जो यूपी का है, इसमें प्रारंभिक मंदिर का एग्जाम्पल कौन सा है? बताइए क्या ये पत्थर के मंदिर बने थे यहाँ पे, टेराकोटा और ईंटों का मंदिर, या फिर कांच का मंदिर, या गुफा मंदिर, क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको पता है गोरखपुर, हमारे जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, उसका टेराकोटा, उसको मतलब कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग होता है वो भी मिला हुआ है, और इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है। फिर देखिए स्तूप मंदिर में प्रदक्षिणा पथ क्या था? तो समझ रहे हैं ना, जो चक्कर लगाया जाता है, भगवान जी की परिक्रमा की जाती है, उसके बारे में कह रहे हैं। तो ये प्रवेश द्वार नहीं था। ठीक है। भक्तों के चलने के लिए जो एक गोलाकार पथ था, उसको कहा जाता था प्रदक्षिणा पथ। ऑप्शन बी। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद नहीं था? मगध महाजनपद था, अवंती महाजनपद था, इन सब की राजधानी आपको पता होना चाहिए। हम्पी और वत्स, अरे भाई ये कर्नाटका का है हम्पी। ठीक है, कहाँ का है? कर्नाटक का। तो जाहिर सी बात है दक्षिण भारत में ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाँ, आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि दक्षिण भारत में, जैसे हमें पता है कि टोटल 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में एक मात्र दक्षिण भारत में महाजनपद था, वो कौन सा था? चलिए कमेंट करके बताइए, देखो कितना आप लोगों ने खुद से पढ़ा है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि संगम कविताओं में अक्सर चोल, चेर और पांड्यों का उल्लेख मिलता है, वे किस तट पर हावी थे? बताइए क्या ये गुजरात तट पर, दक्षिणी तट पर, बंगाल तट पर, या उड़ीसा तट पर? अब ये दक्षिण से बिलोंग करते थे, तो आप सोचिए दक्षिणी तट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी वाला। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। ये क्या कह रहे हैं कि पांड्यों की राजधानी कौन सा शहर था? अभी तो बताया था मदुरई था या मदुरा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पांड्यों की राजधानी मदुरा। नई एनसीईआरटी में जो भारतवर्ष है उसका क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या ये राजाओं की भूमि है, भारत के वंशजों की भूमि है, या फिर केवल उत्तर भारत के लिए है, या फिर केवल एक द्वीप है? तो आप समझिए जो भारत के वंशज हैं उनकी भूमि है भारतवर्ष, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। ऋग्वेद में जो नदी सूक्त है, इसमें किस नदी का वर्णन किया गया है, ये आपको बताना है। कह रहे हैं केवल गंगा, या फिर सिंधु, सरस्वती और गंगा सहित कई नदियां, या फिर केवल नील। अब नील नदी का यहाँ क्या मतलब है, और अमेजन नदी का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, सिंधु, सरस्वती और गंगा के सहित और कई नदियां हैं। अगली जो मतलब अगला क्वेश्चन आ रहा है कि आश्रम व्यवस्था जिसमें जीवन के 4 चरण बताए गए हैं, तो ऐसा माना जाता था कि जीवन टोटल 100 सालों का है, और हर 25-25 साल में इनको डिवाइड किया गया था, और ये टोटल 4 चरण पड़ते हैं। ठीक है। तो आपको बताना है किसके आसपास इसका जो है डेवलपमेंट हुआ। पहला देखिए हड़प्पा काल, नहीं हड़प्पा में इसका कोई मतलब नहीं था। जिस समय बौद्ध और जैन धर्म लोकप्रिय हुए, मुगल या ब्रिटिश, आप समझिए इन सब का भी कोई मतलब नहीं होगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है। जिस समय बौद्ध और जैन धर्म लोकप्रिय हो रहे थे, उसी टाइम जो हिंदू हैं, हिंदू जो धर्म है या जो सनातन धर्म है, उसमें इस तरह की विचारधारा जन्म ले रही थी, आश्रम व्यवस्था जैसी। ठीक है। तो इसमें जो 25-25 करके 4 जो है चरण बांटे गए थे, उसमें 0 से 25 साल मतलब कि ब्रह्मचर्य फॉलो करना था, 25 से 50 साल शादी विवाह करके बच्चे पैदा करना था, और 50 से 75 साल फिर जो है भगवान जी की पूजा वूजा करना था, और फिर मतलब वानप्रस्थ टाइप का लिखा हुआ है, और उसके बाद 75 से 100 साल के मध्य एकदम पूरी तरह से संन्यास लेकर के फिर भगवान जी को प्यारे हो जाना था। ठीक है। चलिए विनय पिटक जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें क्या शामिल है? बताइए क्या ये बौद्ध संघ के लिए नियम है, या फिर पिछले जन्मों की कहानियां? ये तो जातक हो जाएगा। ठीक है। राजा के आदेश या गणती सूत्र ना होकर के ये हो जाएगा विनय। समझ रहे हैं, संघ के नियम कानून से जो लोग रहते हैं वो कैसे होते हैं? विनयशील होते हैं, विनय होते हैं। तो बस समझ लीजिए, इससे को रिलेट कर लीजिए। कह रहे हैं कि कौन सा स्थान सफेद संगमरमर के स्तूप के स्थल के रूप में जाना जाता है? बताइए, मतलब पुरानी एनसीईआरटी ना पूरी पढ़ के एक एक पन्ना खोज डालेंगे, कहीं उत्तर नहीं मिलेगा इसका, नई एनसीईआरटी में ही है मात्र। तो बताइए सांची, अमरावती, सारनाथ या भरूच, क्या हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा अमरावती। क्या हो जाएगा? अमरावती। ठीक है, ऑप्शन बी। और ध्यान रखिएगा, अभी एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था अमरावती का जो स्तूप है वो कौन से वंश के शासकों ने बनवाया था? सातवाहन। ठीक है, सातवाहन। एनसीईआरटी में सातवाहन दिया है। वैसे सामान्यतः कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि ये मौर्य वंश से संबंधित है, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया है वही अंतिम सत्य है आपके लिए। चलिए आगे देखिए। कह रहे हैं कि वेनसांग को बौद्ध पांडुलिपियों का किस भाषा में अनुवाद करने के लिए जाना जाता है? बताइए। तो क्या इन्होंने अंग्रेजी में किया, चीनी या फिर तमिल या फारसी? चीनी, इट मीन्स मैंडारिन लैंग्वेज। ठीक है, तो चाइना की लैंग्वेज, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखिए, भक्ति ने किस पर जोर दिया? बताइए। क्या ये महंगे अनुष्ठानों पर जोर देगा? बिल्कुल भी नहीं। किसी देवी या देवता की भक्ति और व्यक्तिगत पूजा। ठीक है, यानी कि भक्ति जो है ये बताता है भैया कि आप खुद पूजा पाठ कर सकते हो, आपको अपनी प्रार्थना को भगवान तक पहुंचाने के लिए किसी मिडिल मैन की आवश्यकता नहीं, किसी पंडित पुजारी की आवश्यकता नहीं है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा पल्लवों की राजधानी थी? तो ऐहोल, कांचीपुरम, मदुरई या तंजाउर? बताइए। ये हो जाएगा कांची। ठीक है, कांचीपुरम किन की राजधानी थी? पल्लवों की। चलिए आगे देखिए। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? बताइए। क्या ये हरिशरण है, रवि कीर्ति है, बाणभट्ट है, कालिदास? तो कालिदास तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो ये हो जाएंगे रवि कीर्ति, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने कहा, क्या कहा? पृथ्वी चपटी है? नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा। गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, स्थिर है या फिर चौकोर है? तो उन्होंने कहा भैया कि जो पृथ्वी है वो गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, अर्थात ऑप्शन बी। ठीक है। फिर सुश्रुत संहिता प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध कार्य है। सुश्रुत संहिता जो किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। ठीक है, जो सुश्रुत संहिता है इसके बारे में आपको बताना है, और आपको बताना है डांस से तो है नहीं, शल्य चिकित्सा से, खेती से या फिर वास्तुकला से। तो हम आचार्य सुश्रुत ये किससे संबंधित है? तो ये भैया शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी से मतलब रिलेटेड है। तो जो सुश्रुत संहिता है ये इन्हीं का ग्रंथ है, और इसमें जो है जो कार्य बताया गया है वो सर्जरी से रिलेटेड कार्य है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखिए, इतिहास को केवल राजाओं के अध्ययन के रूप में नहीं बल्कि किसके अध्ययन के रूप में वर्णित किया गया है? ये हमारी नई एनसीईआरटी में है ये चीजें, क्योंकि पहले जो है ना शासकों के ही अध्ययन को ही देखा जाता था, मतलब इस शासक का समय कैसा रहा, उसके बाद जो शासक आया उसका समय कैसा रहा। लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी है ना उसमें थोड़ा चीज़ों को चेंज किया गया है। पहला देखिए, आम लोग, पर्यावरण और विज्ञान, केवल युद्ध, केवल तारीखें, केवल महल। तो समझ रहे हैं ना की पॉइंट, केवल जैसे शब्द क्रॉस करो, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आप सोचिए ये एक नया दृष्टिकोण है कि इतिहास को केवल शासकों के ही समय के हिसाब से नहीं देखा जाएगा बल्कि वहाँ के जो आम जनमानस का जीवन था उसके हिसाब से देखेंगे, जो पर्यावरण था, जो उस टाइम पे विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो कुछ डेवलपमेंट हुआ था उस नज़रिए से भी देखा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, आगे देखिए, इतिहास में जीवाश्म विज्ञान की क्या भूमिका होती है? बताइए आप। पहला, आधुनिक मतलब राजनीति का अध्ययन। तो राजनीति से क्या ही संबंधित होगा? अतीत को समझने के लिए पौधों और जानवरों के जीवाश्मों का अध्ययन, या फिर भविष्य के मौसम की भविष्यवाणी करना, या फिर केवल सिक्कों का अध्ययन। केवल जैसे जो शब्द हैं उन्हें निपटा दीजिए। समझिए, जो जीवाश्म विज्ञान है इसकी भूमिका है कि अतीत को समझने के लिए उस टाइम के जो पेड़ पौधे हैं और उस टाइम पे जो जानवर वगैरह मिलते थे उनके जीवाश्मों का अध्ययन किया जाए, ऑप्शन बी। ठीक है, भारत में कौन सा स्थल है जो आग के उपयोग का सबसे पहला प्रमाण देता है? ये आपको बताना है। भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं, हुंसगी या फिर मेहरगढ़? क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा हमारा कुरनूल गुफाएं, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए। कह रहे हैं कि अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला, दीवारों को सजाना। तो दीवारों को सजाने के लिए तो ऐसा नहीं किया जाता था। रहस्य छुपाना, कविता लिखना भी नहीं है। हाँ, आदेश, विजय या संदेश को एक स्थायी रिकॉर्ड के रूप में रखना। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि चिप में चीज़ों को रिकॉर्ड कर दो, अगर चिप सही है तो सालों साल तक वो बनी रहेगी, तो फिर वो लोग क्या करेंगे? उन लोगों के द्वारा रिकॉर्ड को अभिलेख के माध्यम से लिखवाए गए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि संग्रहकर्ता से किसान बनने के संक्रमण को किस बदलाव से जोड़ा जाता है? मतलब जहाँ पहले आदि मानव
अपना चीज़ों को यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, उस प्रक्रिया से निकल करके जो किसान बने हैं, इस संक्रमण को किसके बदलाव से जोड़ा जाता है बताना है। कह रहे हैं पहिए का आविष्कार, तो पहिए के आविष्कार मात्र से इतना बड़ा परिवर्तन तो ना आता। कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन और गर्म परिस्थितियां जो कि आज से लगभग 12,000 साल पहले देखने को मिली। और तीसरा है आयरन एज यानी कि लोहे की खोज या फिर प्लास्टिक का उपयोग। तो प्लास्टिक का उपयोग वैसे भी बहुत बाद की चीज़ है। तो आप देखिए आज से 12,000 साल पहले जो क्लाइमेट है उसमें चेंज हुआ, गर्म जो परिस्थितियां हैं वो देखने को मिली, और जो घास स्थल वगैरह हैं उनका मतलब खुद से वो उपजे। और इससे रिलेटेड एक का मतलब की स्टेटमेंट बनता है कि जो घास खाने वाले जीव जंतु हैं उनका भी उद्भव होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसके साथ साथ जो आदि मानव है जो पहले संग्रह करता था, अब वो धीरे धीरे किसान बनने की ओर अग्रसर हुआ। आगे देखिए, लोथल शहर किस नदी की सहायक नदी पर स्थित था, ये आपको बताना है। लोथल की बात हो रही है, साबरमती, नर्मदा, गंगा या फिर यमुना, बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साबरमती, ध्यान रखिएगा। गुजरात में है ये लोथल शहर, कहाँ पे, गुजरात में। चलिए, वीडियो को आपने हाइप किया कि नहीं, अगर हाइप नहीं किया तो प्लीज़ बाबू हाइप कर दीजिए। ठीक है, चलिए। अब आप फिर से कमेंट मत करने लगा कि आप मैम बीच बीच में बाबू क्यों बोलते हो। भाई मुझे प्यारा लगता है, इस वजह से बोलती हूँ। नई जो एनसीईआरटी आई है उसमें सरस्वती नदी के बारे में क्या बताया गया है, ये बताइए। पहला, ये काल्पनिक नदी थी। दूसरा, ये एक प्रमुख नदी थी जो सूख गई लेकिन इसका मार्ग आज भी अस्तित्व में है। और तीसरा, ये कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। और चौथा है कि ये गंगा के ही समान है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ये एक प्रमुख नदी थी जो सूख गई लेकिन इसका मार्ग आज भी अस्तित्व में है, ऑप्शन बी। अब देखिए, हड़प्पा के लोगों के द्वारा कौन सी फसल नहीं उगाई जाती थी। पहला देखिए, गेहूं, जौ, गन्ना या फिर सरसों। वैसे अगर इसमें चावल होता तो आप लोग चावल मारते, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, गन्ना के जो साक्ष्य हैं वो हमें नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन गेहूं, जौ और सरसों के साक्ष्य तो मिले हैं। फिर देखिए, धर्म चक्र प्रवर्तन, ये किससे रिलेटेड है, पहले बताइए। क्या ये भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था उससे रिलेटेड है, सारनाथ में बुद्ध का जो पहला उपदेश है उससे, या फिर बुद्ध की मूर्ति या उनका विवाह। तो क्या हो जाएगा, तो सारनाथ में जब भगवान बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था तो उस अवस्था के लिए ये वर्ड यूज होता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, चलिए। अहिंसा शब्द को किन महान लोगों के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, ये आपको बताना है। अहिंसा, पहला देखिए वर्धमान महावीर। तो हाँ, मतलब अति अहिंसावादी जो धर्म है वो जैन धर्म ही है, तो ये बात तो ठीक है। गौतम बुद्ध भी कहते थे हाँ भैया अहिंसा मत करो, लेकिन अति अहिंसा की बात उनके द्वारा नहीं की गई। तो दोनों लोग हो जाएंगे, यानी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन सी वाला। मौर्य प्रशासन में कर वसूलने के लिए कौन से अधिकारी की जिम्मेदारी थी, ये आपको बताना है। तो धम्म महामत, तो भाई ये तो धर्म वर्म को चलो फैलाओ, तुमको टैक्स वसूलने से क्या मतलब हो सकता है भला। समाहर्ता, सेनापति या पुरोहित। तो सेनापति और पुरोहित इनके काम न होकर के कौन थे, समाहर्ता। समझ आ रहा है ना, समाहर्ता संग्रह करने का काम करते रहे होंगे। कह रहे हैं कि भोजपत्र जो कि हिमालयी पेड़ की छाल से निकलता था वो किस क्षेत्र में पाया जाता था। रेगिस्तान, तो रेगिस्तान में कहाँ मिलेगा, बिल्कुल नहीं। तटीय क्षेत्रों में या दक्कन के पठार में ना मिल करके ये हिमालय के क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, अब जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो ये हिमालय जो है ये आप नहीं लिखा रहेगा, बस ये लिखा रहेगा कि भोजपत्र ये किस क्षेत्र से मिलता था। ठीक है, तो याद रखिएगा हिमालय से। आगे देखिए, यूनानियों और ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा था, बताइए क्या इन्होंने कहा, गंगा, बिल्कुल नहीं। यमुना, सरस्वती भी ना कह के इन्होंने हिंडोस या फिर इंदोस कहा। क्या कहा, हिंडोस या फिर इंदोस। हिस्ट्री यानी इतिहास शब्द यूनानी शब्द हिस्टोरिया या इसको हिस्टोरिया भी आप कह सकते हैं, यहाँ से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, राजाओं की कहानियां, पूछताछ या जांच द्वारा सीखना, कल्पना कर या फिर भविष्य की योजनाएं, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बी वाला, यानी कि पूछताछ या जांच के द्वारा सीखना। चलिए आगे देखिए, जम्बू द्वीप को कितने भागों में बांटा गया था, बताइए। अब ये 1 करोड़ का सवाल है, कमेंट कीजिए। ऑप्शन देखिए, 3, दूसरा है 7, तीसरा है 9 और 11, बताइए क्या हो जाएगा। टाइम मिलता है आपको 1 सेकंड का। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि 9। ठीक है, तो जो जम्बू द्वीप है इसको टोटल 9 भागों में विभाजित किया गया था और उसी में एक भाग है भारतवर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये देखिए ये क्वेश्चन, ये ना आप पुरानी एनसीईआरटी में खोज खोज के थक जाओगे, ये वाला जो मतलब संदर्भ है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा।
कि भारत के किस पुरा स्थल से, यह पुरा पाषाण स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिले हैं, और ये ऑलरेडी सीटेट पूछ चुका है, ठीक है। बताइए, भीमबेटका, पाटने महाराष्ट्र, हुंसगी या फिर दावोजली हेडिंग। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाटने महाराष्ट्र, ठीक है। पटना नहीं है ये, बता, वरना पता चला आप पटना समझ रहे, नहीं, इसको ना पाटड़े या फिर पाटन, पाटन इस टाइप का नाम भी कहते हैं, ठीक है। मैंने यद्यपि अपने चूँकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने ये देखा हुआ था, तो इस वजह से मैंने ना जो इसके पहले भी 200 MCQ ओल्ड NCERT में करवाया था वहाँ भी बता दिया था, ताकि क्योंकि जब तक RTI से लोगों ने डिमांड नहीं की थी, बताओ भैया नई वाली NCERT से भी क्वेश्चन बनाओगे कि नहीं बनाओगे, तब तक लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि नई NCERT से भी क्वेश्चन बन सकता है। यद्यपि मैंने तो देखा हुआ था कि नई NCERT से भी क्वेश्चंस बने हुए हैं, लेकिन इक्का दुक्की बने हैं, लेकिन जब से RTI का जवाब आ गया है लोग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अरे ऐसे कैसे, अब इतना सारा मैं कैसे अकेले कवर करूँगा। तो इस वजह से देखिए, समझिए कि क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं, जैसे 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए आगे देखिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पाटन या फिर पाटड़े महाराष्ट्र। चलें आगे देखें, कह रहे हैं कि किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, यह आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, कालीबंगन, लूथल, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो। कहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, तो ये हो जाएगा अपना कालीबंगन, ऑप्शन ए, ठीक है। कहाँ पे है, तो राजस्थान में। यहाँ देखिए, हड़प्पा वासी तांबा वर्तमान के किस स्थान से प्राप्त करते थे, तो आज भी वो स्थान तांबा के लिए बहुत ही फेमस है। बताइए, क्या ये कर्नाटक है, कर्नाटक तो सोने के लिए जाना जाता था, सोना इट मीन स्लीप, नहीं नहीं बाबू, गोल्ड, ठीक है। राजस्थान या फिर अफगानिस्तान या ईरान, तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में है तांबे की खान, जिसका नाम क्या है, खेतड़ी, ठीक है। खेतड़ी की खान तांबे से रिलेटेड है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। आगे देखिए, ऋग्वेद में भजन को मतलब सूक्त, भजन को सूक्त कहा जाता था, इस सूक्त का क्या अर्थ है बताना है आपको। अच्छी तरह से लिखा गया, अच्छी तरह से बोला गया, या फिर अच्छी तरह से सुना गया, या अच्छी तरह से देखा गया, बताइए। ये हो जाएगा हमारा वेल स्पोकन, अर्थात अच्छी तरह से बोला गया। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि ब्राह्मण पहला वर्ण था, उनसे क्या अपेक्षा की जाती थी, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था मैंने बता दिया है। लोगों की रक्षा करना, नहीं, उनसे ये मतलब उम्मीद नहीं की जाती थी। लोगों की रक्षा करना ये तो दूसरा वर्ण यानी क्षत्रिय वर्ण का काम था। वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना ये उनका काम था, ब्राह्मणों का, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। और ये व्यापार करना ये किनका था, तो शूद्रों का काम नहीं था ये व्यापार करना, ये वैश्य का काम था, ठीक है। वैश्य वर्ण व्यवस्था में तीसरे स्थान पे आते थे और शूद्र चौथे स्थान पे आते थे। इनका काम था कि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करो, जो कि बहुत गंदी बात है, ठीक है। क्यों, मतलब कोई एक वर्ण से बिलोंग करने वाला व्यक्ति केवल यही काम क्यों करेगा। आगे देखिए, किसी चीनी यात्री ने, मतलब देखो तो किसी नहीं, दरअसल वो किस लिखा हुआ है कि किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में काफी टाइम व्यतीत किया था। बताइए, क्या ये फाहियान है, वेनशांग है, इसिंग है, या फिर मेगस्थनीज है, कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे वेनशांग, ठीक है, ऑप्शन बी। चलें आगे देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं पंच सिद्धांतिका किसके द्वारा लिखित खगोल विज्ञान का एक प्रसिद्ध कार्य था। पंच सिद्धांतिका की बात हो रही है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, आर्यभट्ट, तो इनका तो आर्यभट्टियम है, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, या फिर भास्कर, भास्कर इट मीन भास्कराचार्य। बताइए, तो ये जो पंच सिद्धांतिका है ये वनडे एग्जाम्स में भी खूब पूछा जाता है, ये वारामिहिर का है, ठीक है, ऑप्शन बी। और किससे संबंधित है, तो खगोल विज्ञान से। फिर देखिए, महरौली का लौह स्तंभ जिसमें चंद्र नामक शासक का उल्लेख है, आप बताओ कि उसकी पहचान कौन से शासक के रूप में की गई है, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर गुप्ता वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय, या अशोक, या फिर बिंदुसार। तो जाहिर सी बात है यही चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तमिल जो साहित्य है इसमें एक शब्द आता है उझावर, आपको बताना है इसका क्या अर्थ है, इसका क्या तात्पर्य है। उझावर की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन देखें, बड़े भूस्वामी, साधारण हलवाई, दास, या फिर व्यापारी। क्या हो जाएगा उत्तर इसका, तो उझावर जो है ना, वो जो साधारण हलवाई लोग थे उनके लिए यूज होता था, ठीक है। फिर देखिए, कौन सा मौर्य शहर दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला नहीं है, क्यों, क्योंकि अब हमने देखा था भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में उत्तर पश्चिम में था तक्षशिला, ठीक है। ये ना होकर के पाटलिपुत्र, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये पूर्व साइड में है। मौशकी, ये कर्नाटका में है, दक्षिण में, तो ये हो जाएगा अपना उज्जैन, अर्थात बी वाला ऑप्शन, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि शक वे जनजातियां थी जो कहाँ से आई थी, तो जो शक जनजातियां भारत देश में आई वो कहाँ से बिलोंग करती थी। बताइए, क्या है, दक्षिण अफ्रीका, मध्य एशिया, चाइना, या फिर यूरोप। क्या हो जाएगा उत्तर इसका,
तो ये लोग आए थे देखो तो सेंट्रल एशिया, यानी ऑप्शन ए वाला, ठीक है, ए सही है। चलिए, अगर अभी तक आपने हाइप नहीं किया तो अब तो हाइप कर दीजिए, अब तो क्लासियो खत्म होने वाली है। यहाँ देखिए, नई एनसीईआरटी में एक नई बात आई है, और वो क्या है कि शून्य के संबंध में जो नई एनसीईआरटी है उसने कौन सी विशेषता जोड़ दी है। पहला, शून्य का आविष्कार रोमनों ने किया था। मैंने बताया हुआ है कि जो रोमन अंक होते हैं ना, उसमें शून्य जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है, तो गलत है ये। भारतीय स्थान मान में प्रतीक के रूप में शून्य का उपयोग करने वाले जो पहले व्यक्ति थे, हाँ ये सही है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है, यानी कि जो भारतीय भारतीय समझ रहे हैं कि भारत में जो रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा स्थान मान में शून्य का जो यूज़ है वो किया जाना स्टार्ट हुआ। अगर आप यहाँ भारतीय के बगल में कॉमा लगा देंगे ना तो सही रहेगा, नहीं तो फिर पढ़ने में आप उसको अटक जाएंगे, ये क्या है, स्टेटमेंट ही नहीं समझ आ रहा है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि स्तूपा, ये जो स्तूप है, ये देखो उत्तर ही दिख गया आपको, जाने दीजिए, आपका भाग्य अच्छा था, दिख गया। स्तूप जो है वो एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। महल होगा नहीं, केव होगा नहीं, नदी होगा नहीं, ये हो जाएगा टीला, यानी कि मॉन्ड। और कहाँ से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। ये आपसे पूछ रहे हैं कि भागवत गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है, बताइए बताइए, क्या ये रामायण का है, क्या ये महाभारत का है, शिल्पादिकारम का है, या जातक कथाओं का है। 1 करोड़ का सवाल है ये, बताइए क्या हो जाएगा उत्तर, ध्यान रखिएगा, महाभारत का है, ठीक है। आगे देखिए, इतिहास हमें किस में मदद करता है। ऑप्शंस है हमारे पास, अतीत को भूलने में। अरे अगर आपको अतीत को भूलना ही है तो इतिहास जैसा जो सब्जेक्ट है वो आखिर क्यों होता, यानी कि अतीत को तो आपको याद रखना है ना, समझना है, उसको एनालिसिस करके अपने जीवन में अप्लाई करना है। देखिए, केवल तारीखें याद करना ये तो वैसे ही गलत है, और अगर आप दूसरी संस्कृतियों से नफरत करेंगे तो समझ लीजिए कि आप इतिहास को दोहरा देंगे समझ रहे हैं, खराब बात है ये, तो ये भी नहीं होगा। ये होगा कि आप देखो भैया, अपने अतीत को देखो, समझो, एनालिसिस करो, और आपको ये समझना चाहिए कि कैसे अगर आप किसी एक संस्कृति से नफरत करोगे तो वो बर्बादी लाती है। कुल मिलाकर के ये हमें समझने में मदद करता है कि कैसे टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है। आगे देखिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र है ये कहाँ से लिया गया है, बताइए, 1 करोड़ का सवाल है ये भी। सांची के स्तूप से, सारनाथ के सिंह स्तंभ से, महरौली स्तंभ से, या अजंता की गुफाओं से, कहाँ से लिया गया है, बी वाला हो जाएगा, सारनाथ के सिंह स्तंभ से। और हाँ, आप अगर मतलब कि पीडीएफ चाहते हैं ये वाली, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं पीडीएफ भेज दूंगी। इसके पहले की जो पीडीएफ्स हैं सब मैंने भेज दी हैं, ठीक है, तो इसको भी मैं भेज ही दूंगी आज या कल में, आज नहीं भेजूंगी, कल भेज दूंगी, ठीक है। तो आप लोग उसको ज्वाइन करके रखिए टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। फिर देखिए, भीमबेटका को किस रूप में वर्णित किया गया है, क्या ये आधुनिक शहर था, क्या ये आवासशह कारखाना स्थल था, तटीय बंदरगाह, या रेगिस्तान। तो देखिए, ना तो ये रेगिस्तान था और ना ये तटों पर स्थित था, तो ये क्या था ये आपको बताना है। तो ये था आवासशह कारखाना स्थल, ठीक है, ऑप्शन बी वाला। आगे देखिए, मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तन सबसे पहले किस युग में बनाए गए थे, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, या लौह युग, बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा न्यूलिथिक साइट, यानी कि न्यूलिथिक एरा कहेंगे, साइट क्यों कहेंगे, नवपाषाण काल, ठीक है। चलिए, हड़प्पा में जो मुहरें हैं ये आमतौर पर किसकी बनी होती थी, सोना, या फिर सिलखड़ी एक नरम पत्थर, या लोहा, या फिर लकड़ी। देखिए, लोहे का तो वैसे ही कोई मतलब नहीं है, गोल्ड अब इतना भी फरात नहीं था, क्या हो जाएगा यह सेट, मतलब कि ये हो जाएगा सिलखड़ी, जो कि एक सॉफ्ट पत्थर हुआ करता था। आगे देखिए, ऋग्वेद में किस नदी का बार बार उल्लेख नहीं मिलता, वरना पता चला आप किसका उल्लेख मिलता है वो करके चले हैं। तो सिंधु का तो मिलता है, सरस्वती, गंगा और यमुना या सतलुज। आप देखिए, गंगा और यमुना का उल्लेख केवल 1 बार हुआ है, ठीक है, गंगा और यमुना का केवल 1 बार उल्लेख हुआ है, इसी वजह से उत्तर मतलब सी हो जाएगा। महापाषाण कहाँ पाए जाते थे, तो हम सबको पता है कहाँ पाए जाते थे, बताइए। दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्व और कश्मीर में, दक्कन में, या फिर उपरोक्त सभी में, बताइए कहाँ मिलेंगे महापाषाण। तो भाई हर जगह मिल जाते थे, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए, पशुपालकों से वसूला जाने वाला जो टैक्स था वो किस रूप में, मतलब पशुपालक किस रूप में टैक्स दिया करते थे, बताइए। क्या ये मतलब अनाज देंगे, तो अनाज क्यों देंगे, अनाज तो किसान देंगे ना। तो जानवर और पशुओं का उत्पाद, हाँ भाई, जैसे घी बना के दे दिए, मट्ठा दही बना के दे दिए, इस तरह की चीज़, या फिर जानवर को ही दे दिए, ले लो भैया टैक्स के रूप में आगे देखिए, संघ उन लोगों का एक संघ था जिन्होंने, बताइए किसका जो है ये संघ था, राजा बनना चाहते थे, नहीं, अपना घर छोड़ दिया था ज्ञान की खोज में, या फिर अमीर व्यापारी, या फिर सैनिक, बताइए। ये भी हो सकता है, बताइए क्या होगा उत्तर। तो ये हो जाएगा भैया कि ये जो संघ है
ये उन लोगों का समूह था जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था ज्ञान की खोज में। ठीक है, आगे देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड को किस प्राचीन मार्ग का उत्तराधिकारी बताया गया है? बताइए, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, रेशम मार्ग या फिर मसाला मार्ग? क्या हो जाएगा उत्तर इसका? तो ये हो जाएगा हमारा उत्तरापथ, यानी ऑप्शन ए वाला। ठीक है, चलिए बस खत्म होने वाला है। एक क्वेश्चन हमने देखा था कि जो मतलब मौर्य वंश के अंतिम शासक थे वो कौन थे? आप बताइए, गुप्ता वंश के अंतिम शासक कौन है? ऑप्शन देखिए, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे विष्णुगुप्त। अब आप समझ लीजिए कि ये विष्णुगुप्त जो कौटिल्य हैं, चाणक्य, उनकी बात नहीं हो रही, दूसरे विष्णुगुप्त है, वरना कंफ्यूज हो जाएं आपके। अच्छा, आगे चल करके इतने टाइम तक ये जीवित रहे विष्णुगुप्त कि आगे चल करके ये शासक बन गए? इतना टाइम कैसे जी सकते हैं भाई? आगे देखिए, प्राचीन प्रशासन में जो द्वारिक शब्द है इसका अर्थ क्या होता था? द्वारपाल, कर संग्राहक या फिर सैनिक या पुरोहित? तो द्वैवारिक, समझ रहे हैं, द्वार से रिलेटेड होंगे, अर्थात द्वारपाल हो जाएंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारतीय कांस्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है? समझ रहे हैं ना, वो शिल्प जो मोम विधि वाला मैंने बताया हुआ था कि क्या से कांसे की प्रतिमा बनाई जाती थी, याद है कि नहीं? लुप्त मोम विधि। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? सांची का स्तूप, नटराज की मूर्ति, आयरन पिलर या फिर अजंता पेंटिंग्स? तो ये हो जाएगा नटराज की मूर्ति। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, कह रहे हैं कि जो नई एनसीईआरटी है उसमें तिथियों में बीसी का क्या अर्थ है? बताइए, बीसी ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट, या सदी से पहले, बिफोर सेंचुरी, या बिफोर कॉमन, या फिर ब्रिटिश कॉमन? बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि दाओजलिंग हेडिंग या दाओजली हेडिंग में जेडाइट पत्थर मिला है, इसे संभवतः कहाँ से लाया गया था? ठीक है, तो ये नाम क्या है? जेडाइट पत्थर। बताइए ऑप्शंस क्या हैं? अफ्रीका, चाइना, यूरोप या फिर अमेरिका? कहाँ से लाया गया था इसको? तो चाइना से लाया गया है, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखिए, हड़प्पा शहरों में जो लिपिक हैं वे लोग थे जो जानते थे, क्या करना जानते थे? हंट करना, यानी शिकारी करना, मतलब शिकार करना, तो ये तो शिकारी होते। कैसे मुहरों पे लिखते हैं, या फिर खाना कैसे बनाएं या नृत्य कैसे करें? अरे भैया, जो मुहरें हैं उन पर कैसे लिखें ये जानते थे लिपिक। वैदिक काल में रथों का प्रयोग किस में किया जाता था? खेती करने में, युद्ध करने में, खाना बनाने में या मछली पकड़ने में? इसको कौन नहीं जानेगा भला। ठीक है, युद्ध हो जाएगा। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? आपको बताना है गांधार। ठीक है, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, मथुरा या फिर वाराणसी? बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी हमारी तक्षशिला। ठीक है, चलिए, मेत्ता या मैत्री और करुणा ये किसके मूल में मतलब मूल्य हैं ये बताइए? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर सिख धर्म? जाहिर सी बात है ये किसके हो जाएंगे? मैत्री और करुणा, तो ये हो जाएंगे बुद्धिज्म के। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के मूल्य हैं, ऑप्शन बी वाला। वैसे तो सारे धर्मों का मूल्य यही है, लेकिन मुख्य रूप से बौद्ध का है। आगे देखिए, अशोक के धम्म में क्या शामिल नहीं था? बताइए, क्या बड़ों का सम्मान करना शामिल नहीं था? अरे भाई ये तो है ही। किसी देवता की पूजा का जो है बलि वगैरह जो चीज़ें हैं वो, तो हाँ यही शामिल नहीं था। आप पूजा भगवान की करो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बस अच्छे नेक व्यक्ति बन के रहो इसकी ज़रूरत है। और पशु बलि या किसी भी चीज़ की बलि जैसा कोई कंसेप्ट उनके धम्म में तो था ही नहीं, तो यही वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि क्या शामिल नहीं था ये पूछ रहे हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। रिलैक्स हो जाएं अब आप लोग, छुट्टी होने का समय आ गया है। कह रहे हैं कि नालंदा किसके लिए सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र था? नालंदा की बात हो रही, तो ईसाई धर्म बिल्कुल नहीं, उस टाइम तक तो हम लोग को क्या ईसाइयत का प्रचार ही नहीं हुआ था। बौद्ध धर्म, इस्लाम या फिर यहूदी, तो इन लोगों का भी कहीं नामो निशान नहीं था। ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, ऑप्शन बी वाला। चलिए आगे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। जो नई एनसीईआरटी है हमारी वो इस बात पे जोर देती है कि इतिहास एक ऐसा विषय है जो, बताइए, खत्म हो चुका है, नई खोजों के साथ लगातार डेवलप हो रहा है, अफवाहों पर आधारित है या फिर केवल परीक्षाओं के लिए? बताइए। तो भाई नई खोजों के साथ लगातार उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आप लोगों ने वीडियो पसंद किया होगा। पसंद किया है तो लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को हाइप कर दीजिए। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, और जो अन्य महामैराथन्स हैं उनको ज़रूर देखिए, बहुत लाभ होने वाला है 8 फरवरी को। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।